कैसे हैं आप सभी? हालचाल बताइए। फिर 2 से 3 मिनट का समय लूँगा। आपके जो सीएमए इंटर ग्रुप वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है, उसको आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ आज की पहली क्लास में। एंड देन एक बहुत ही मस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टिपिकल चैप्टर को आज शुरू करेंगे आपके साथ। और मैं आपको इंश्योर करूंगा कि टिपिकल चैप्टर भी बहुत सिंपल तरीके से आप पढ़ना और समझना शुरू करेंगे। पहले एक बार जल्दी से बताइए, क्या हाल चाल आप सबके? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप लोगों के आसपास में ठंड कैसी है? एक बार मुझे वो भी बता दीजिए। और फिर आज हम शुरू करेंगे आपका सीएमए इंटर ग्रुप वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आज पहली इंट्रो क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन बच्चों। आशीष, उमर, रिया, अंशुमन, दुबे, शेख, राम बाबू एंड सारे बच्चे जो अभी मेरे साथ लाइव ज्वाइन किए हैं, और वो सारे बदमाश बच्चे जो बाद में भी मुझे देखेंगे, आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आइए, अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आपका सीएमए इंटर ग्रुप वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है जून 2025 या दिसंबर 2025 या उसके बाद के बच्चों के लिए एक बार शॉर्ट में उसका एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। और आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, उन पे बात करते हैं 3 से 4 मिनट, और फिर आपके सिलेबस में एंट्री करते हैं। इनको मिनिमाइज करके मैं ओपन करता हूं पहले आपको अपना ये सिलेबस। ये देखिए आप, सीएमए इंटर ग्रुप वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में हमारा जो सिलेबस है, 19 डिग्री सिलेबस कहीं पे बताया जा रहा है। सिलेबस नहीं, बदमाश है, टेम्परेचर बता रहे बच्चे हमारे यहाँ पे। अच्छा है। आइए जरा एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। हमारे सीएमए इंटर ग्रुप वन के अंदर में ये हमारे पास आपका एक सिलेबस है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पढ़ने बचे वो ये सारे चैप्टर से एक बार चेक लीजिए मेरे साथ, यहाँ पे चेक कर लीजिए। बीआरएस, ये तो बचपन से पढ़ा आप लोगों ने। बीआरएस हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ज्वाइंट वेंचर हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इन 6 चैप्टर्स को आप में से बहुत सारे बच्चे जो फाउंडेशन वाले हैं, वो फाउंडेशंस में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। यही नहीं, 7वां चैप्टर भी देख लो यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, एनपीओ, सिंगल एंट्री यानी कि इनकम्प्लीट। ये सभी के सभी चैप्टर्स आपने फाउंडेशन लेवल में कहीं ना कहीं टच किया हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, इंटर लेवल में और फाउंडेशन लेवल के अगर हम पढ़ाई की बात करें ना, तो फाउंडेशन में इनका जो लेवल था वो 30% था एज कंपेयर टू जो लेवल आपको अपने इंटर में पढ़ना है। तो इंटर का लेवल नो डाउट कि आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छे तभी मार्क्स मिलते हैं। हम सीएमए बनने वाले हैं, सीएमए क्वालिफाई करने वाले हैं, तो बहुत सारी बातें हमें अच्छे लेवल की स्टडी करनी पड़ती है। और आप इंजॉय करोगे क्योंकि चैप्टर्स जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो हम इनको भी देखेंगे। देखो, जो चीज आपके सिलेबस में यानी कि सीएमए इंटर ग्रुप वन के अंदर में आने के बाद जो थोड़ी अच्छे लेवल की बनती है, नए चीजें बनती है, वो यहाँ से आपके शुरू होते हैं। वो शुरू होते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। भूल जाओ फाउंडेशन में, वो तो 2-4% था। यहाँ से आपका सिलेबस शुरू हो गया। और यहाँ से लेके इंश्योरेंस क्लेम, पार्टनरशिप, ये एडमिशन रिटायरमेंट डेथ कभी पढ़ा था जी पार्टनरशिप का? मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या पार्टनरशिप का आप लोगों ने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ कभी पढ़ा हुआ है? कभी भी आपने बचपन में? कभी भी? कभी भी आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में? यस सर, ये हमने 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा था। लेकिन बदमाश, 11वीं 12वीं क्लास में जो भी कुछ पढ़ा था, जैसे भी पढ़ा था, सब कुछ भूल जाइए। बहुत ही मस्त तरीके से इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ाता है, हम वो भी देखेंगे। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये बहुत ही वास्ट सिलेबस हमारे पास है। कल को आप जब सीएमए बन जाएंगे और सीएमए बनने के बाद किसी कंपनी में, किसी फर्म में आप काम करने करने गए और वो फर्म मान लो डिजोल्व हो गया, तो वो डिसोल्यूशन कैसे कैसे होता है, बहुत सारी नई नई बातें यहाँ पे पढ़नी है। वो सोलवेंसी, इनसोलवेंसी, पीस मिल, अमेलगमेशन, कन्वर्जन, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो सारी बातें इंस्टीट्यूट आपको सीएमए इंटर ग्रुप वन में पढ़ाता है। ठीक है ना? अभी 2 मिनट बस आपको यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे मस्त तरीके से चैप्टर के अंदर में। इसके बाद एलएलपी अकाउंटिंग, ये बिल्कुल नया है जो आपने कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में। ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल, लीज अकाउंटिंग, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, ये सारे अच्छे चैप्टर से बहुत मस्त चैप्टर है।
और एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल नया आपके लिए होगा। जब हम फाउंडेशन से आगे बढ़ते हैं इंटर के अंदर में, तो हमारा जो अकाउंटेंसी होता है ना बच्चे, वो अकाउंटेंसी धीरे धीरे क्या होगा, रियल लाइफ की तरफ बढ़ेगा। अभी जो आपने पढ़ाई किया वो बुकिश नॉलेज था, अब क्या होगा, रियल लाइफ अकाउंटिंग सीखेंगे। तो रियल लाइफ में हर एक चीज की कैसे अकाउंटिंग होता है, उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, वो सारी बातें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर में सिखाई जाएगी। मैंने क्या क्या इस बुक के अंदर में, आपके इंस्टीट्यूट ने जो पहला चैप्टर दिया ना थ्योरी का, उन सारी थ्योरी को इकट्ठा करके मैंने एक लास्ट चैप्टर बनाया है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी। ये कंप्लीट थ्योरी है, जिसमें कि एग्जाम में हमेशा 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सभी चैप्टर्स में जो भी थ्योरी है, जो भी प्रैक्टिकल है, हम उन्हीं के साथ वहां पे स्टडी करेंगे। जब कोई चैप्टर हमारा एंड होगा, उस चैप्टर में आने वाले सारे थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल, सारे न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, वहां तक एंड करेंगे। तो मुझे पहले जल्दी बताइए कि यहां तक की बातें आपको दिमाग में बैठ गई। ये मैंने हर एक चैप्टर के अंदर में कितने कितने लेक्चर्स आपको पढ़ने हैं मेरी क्लास के अंदर में, जो आपको पढ़ाया जाएगा, वो सारे डिटेल्स मैंने आपको दिए हुए हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ, आज आपके पास आया हूं ना बच्चे, आज इस क्लास के अंदर में मेरे दिमाग में पता नहीं, जब घर से मैं बाहर निकला तो मेरे दिमाग में दो बातें थी। आज की क्लास को शुरू करने के पहले इंट्रो क्लास में एक दिमाग में आया कि एक सिंपल सा चैप्टर में बच्चों को पढ़ाना शुरू करूं, और मैं दिखाऊं कि क्या मस्त तरीके से वो चैप्टर आपके दिमाग में बैठ रहा है। एक तो मेरे पास ये तरीका था। एक एक मेरे पास था कि नहीं, मैं एक टिपिकल चैप्टर को पकड़ूं, बहुत टफ चैप्टर को, और उस टिपिकल चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल बना के आपके दिमाग में बैठा दूं, और आपके उस कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर दूं कि यार सीएमए इंटर ग्रुप 1 में जब चैप्टर्स इतने सिंपल है, तो आप तो मस्त तरीके से पास होने वाले हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, दो बातें मेरे पास हैं, एक सिंपल चैप्टर को उठाऊं और उसमें मस्त आपको बनाऊं, या एक बहुत ही गंदा, बहुत ही टिपिकल, इस बार एग्जाम में भी जो जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, उस चैप्टर को उठाऊं और आपको मैं बिल्कुल मस्त तरीके से क्लियर करूं। दो में से क्या चाहते हैं, जल्दी बताइए। सिंपल चैप्टर को लेके आगे बढ़ूं या टिपिकल चैप्टर को लेके आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए मुझे आप, जल्दी बताइए। अंशुमान कहते हैं कि सर टफ चैप्टर है, पीहू ने भी कहा टफ चैप्टर है। ये सारे बच्चे ये टफ बोले। एक कार्तिक है, वो कहता है कि सर सिंपल, सिंपल क्यों बदमाश। हर एक टफ चैप्टर को सिंपल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको लेके चलूंगा कि चैप्टर्स कैसे आपके लिए सिंपल होंगे। आप तो बस, बाकी बच्चे जो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के मुझे बोल रहे हैं ना कि सर टफ चैप्टर उठाओ, देखता हूँ कि टफ चैप्टर होता कैसे है, तो उसी की आज हम शुरुआत करते हैं, उसी की टफ शुरुआत। यस बच्चों, यस, मैंने देख लिया, आप सबकी भावनाएं मैंने पढ़ ली है। ये जो पूरा सिलेबस है ना, इस पूरे सिलेबस में ऐसे तो सच बताऊं, कसम से बोलता हूं, मैंने आज तक कोई टफ चैप्टर देखा नहीं है। लेकिन मार्केट में बच्चों की एक धारणा है सीएमए इंटर ग्रुप 1 के अंदर में कि सर जो सबसे टिपिकल चैप्टर है ना, उस टिपिकल चैप्टर में जो नाम आता है वो है आपका हायर परचेज का। हायर परचेज का, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट आपका। हमारा इंस्टीट्यूट बहुत दूर दूर की बहुत बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर में करता है। मैं चाहता हूं कि आओ जरा एक बार देखते हैं कि हायर परचेज जो चैप्टर है वो आखिर टफ है कि सिंपल है, और एक्चुअली क्या है। आज कोशिश करेंगे कि अभी जो जून 2025 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना, वो भी मैं आपको करा के दिखाऊं कि इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और फिर भी बच्चे बोलते हैं कि चैप्टर बड़ा टफ है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। आप लोग क्या कीजिए कि एक तो पहले भूल जाओ कि आप अपने घर में बैठे हुए हो। आपको एक क्लासरूम में मैंने बिठाया हुआ है, और आपके पास क्या है जी, एक रजिस्टर है और एक आपका पेन है। एक रजिस्टर, एक पेन, बिल्कुल जिस तरीके से क्लासरूम में आप जब बचपन में जाके बैठ के पढ़ते थे ना, उसी तरीके से क्लासरूम में आप आइए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, दौड़ के जाना है दौड़ के जाओ, जैसे भी आना है। अपने एक अपना रजिस्टर और एक पेन अपने साथ लेके बैठेंगे, और फिर उसके बाद आगे बताएंगे। समर्थ अग्रवाल सर, जून 2025 में पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। समर्थ, पेपर हमेशा अच्छे आते हैं बच्चे, हमेशा अच्छे आते हैं। हमेशा पेपर सिंपल, एवरेज और टिपिकल क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होता है। जो बच्चा कंसिस्टेंटली आपका स्टडी, सीएमए है ना, बड़ा प्रोफेशन है। सीएमए जैसे प्रोफेशन के अंदर में इंस्टीट्यूट आपको डिग्री तभी देगा जब उनको पता है कि ये बच्चा किसी टॉप कंपनी में जाके ये काम करने वाले, टॉप कंपनी में। तो टॉप कंपनी में ना बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, आपको एक बार में 50-50, 100-100 काम करने होंगे।
50-50, 100-100 काम एक बार में करने वाले आदमी के अंदर में जबरदस्त कैपेबिलिटी होती है। इंस्टीट्यूट चाहे हमारा सीएमए का होता है, चाहे सीए का, चाहे सीएस का, वो जबरदस्त कैपेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को क्या करता है, डिग्री देता है। जबरदस्त कैपेबिलिटी कैसे क्रिएट होगा, वो मेरा काम है। आपको दिमाग को शांत करके उल्टी सीधी बातें में, उल्टे सीधे लोगों के बीच में नहीं पड़ना है। आप दिमाग शांत करके क्या कीजिए, पढ़ाई करना शुरू कीजिए। ये 3 साल की जो जर्नी आपकी सीएमए की है ना, इसके अंदर में आपको टफ बनना ही पड़ेगा, आपको बनना ही पड़ेगा। क्योंकि आप भूल जाओ कि आप सीएमए बनने के बाद किसी कंपनी का अकाउंटिंग करोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। सीएमए बनने के बाद आपको कंपनी का फाइनेंस संभालना है, जहां पे हजारों लोग आपके अंडर में काम करेंगे, हजारों प्रोजेक्ट्स आपके अंडर में चलेंगे। तो बताओ जरा, बिना टफ बने कभी काम हो सकता है? मार्केट में फैले हुए किसी तरीके के रूमर की बात दिमाग से निकालिए। मैं सिर्फ आपकी बात करता हूं, आपको बेस्ट तैयार करना है, बस मेरा यही काम है। और आज मैं प्रूफ भी करूंगा कि टफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो भी कितने सिंपल आपको दिखते हैं। चलिए, पहले जल्दी बताइए, राम राम शुभम, आप सभी बच्चे रेडी हैं? क्या आपके पास रजिस्टर और पेन आ चुका है? क्योंकि मेरा काम अब शुरू होने वाला है। मैं 1 मिनट के लिए भी आपसे आपका समय आपको वेस्ट नहीं कराऊंगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या पेपर पेन आपके सबके रेडी है या अभी भी कुछ करना बाकी है? ये सर रेडी है। मैं हायर परचेज में आपको लेके चलना चाहता हूँ। हायर परचेज के अंदर में, हायर परचेज में मेरे बुक में जो आपको पढ़ना बचे, उस नोट्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको दे दिया है। आप देखेंगे कि जितने भी चैप्टर्स में थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। सब कुछ, एग्जाम में कुछ भी आ जाए, सब कुछ आप जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो भी अभी ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, बुक में ऐसा स्पेस नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये आपका कहाँ चला गया? जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस अभी आ चुके हैं, उन सबको मैंने कवर किया है। कितने मार्क्स के साथ आया वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये सारी बातें आगे चलेंगी, आगे चलेंगी, आगे चलेंगी, लेकिन मुझे पहले इन सबको मिनिमाइज करके और आपके साथ आना पड़ेगा अपने यहाँ पे, और स्टार्ट करना होगा मुझे आपके साथ हायर परचेज। लिखो ना मेरे साथ, थोड़ा सा लिखो ना। लिखेंगे आप यहाँ पे हायर परचेज। चैप्टर का नाम है बच्चे आपका हायर परचेज, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, एंड इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखना, आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ हायर परचेज का नहीं है। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में स्टडी किया जाएगा, डिटेल में स्टडी कराया जाएगा। मैं ऐसा कह दूं, यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट आपको पूरा का पूरा मास्टर बनाता है एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो हम वहां पे देखेंगे आपको, ठीक है ना? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो ठाकुर आप, बट आइए, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट आपका सुनेंगे, लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ। लिखना स्टार्ट करेंगे, जहां बोलूंगा वहां लिखना शुरू करना है, जहां बोलूंगा रुक जाओ वहां पर रुक जाना है। पता बच्चे, इससे हमारा जो आपका जून 2025 या फिर दिसंबर 2025 में एग्जाम से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें मुझे लगता है, मेरा मानना है कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन कंफर्म बनेगा और जिसका वेटेज 7 मार्क्स का होगा। वो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है वो भी मैंने आपकी बुक में डाल दिया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बट 7 मार्क्स का मुझे लगता है। आप भी लिख दो कि आपका इस चैप्टर का जो वेटेज है आपके एग्जाम में, वो मिनिमम 7 मार्क्स का आपका है। अब सुनिए, पता है, अगर आप किसी एसेट को, मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे, जब बोलूंगा रुक जाओ तो रुक जाना, अभी लिखना शुरू कीजिए। अगर किसी एसेट को, कोई भी एसेट, मान लो एक कार की बात करता हूं, एक कार, अगर किसी एसेट को आप परचेज करते हो ना, अगर आप परचेज करने जाते हो, तो आपके पास दो तरीका है बच्चे। या तो उस एसेट को परचेज करोगे आप कैश बेसिस पे, या तो आप परचेज करोगे कैश बेसिस पे, या फिर उस एसेट को परचेज करोगे आप क्रेडिट बेसिस पे। आप मेरी बातें सुन रहे हो ना? अगर किसी एसेट को आपको परचेज करना है, तो आपको एसेट्स को परचेज करने के दो तरीके होते हैं। या तो वो सामान आप कैश पे लोगे, या फिर आप लोगे क्रेडिट पे। देखो, एक बात की मैं आपको 100% की गारंटी देने को तैयार हूं। बिल्कुल शांत दिमाग, बिल्कुल शांत दिमाग, सब कुछ भूल जाओ अभी अगले 1.5 घंटे के लिए। आप फोकस कीजिए। 1.5 घंटे के बाद आपसे पूछूंगा कि चैप्टर सच्ची में टफ है कि आपके लिए सिंपल है। सुनेंगे ध्यान से। अगर किसी एसेट को, मान लो कार को, आप कैश में परचेज करते हो, तो मान लीजिए वो कार आपको 2 लाख रुपीज में मिलता है, 2 लाख रुपए में, मान लो 2 लाख रुपए में वो एसेट्स आपको कैश में मिलता है। मुझे बताओ, एक एसेट अगर आप कैश पे लेते हो तो 2 लाख में मिलता है, क्या उस एसेट को एक आदमी क्रेडिट पे परचेज करता है, क्रेडिट पे, तो क्या उसको 2 लाख में मिलेगा?
बोलो ना बदमाश। मैं एक कार को जाके परचेज करता हूं एक शोरूम से, तो कार वाला मुझे 2 लाख में देता है। एक आदमी जाके बोलता है कि भैया मुझे क्रेडिट पे चाहिए, मुझे पार्ट पार्ट में पेमेंट करना है, मैं 4-5 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करूंगा। तो मुझे बताओ, क्या उसको कार 2 लाख में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि जब आप क्रेडिट पे सामान लेते हो ना बच्चे, तो पेमेंट आप उनको अभी नहीं कर रहे हो, पार्ट पार्ट में कर रहे हो। इसलिए जो सेलर है वो क्या करता है जी, कि कार का जो कैश प्राइस है ना, मान लो 2 लाख रुपीज, इसके मुताबिक इसमें वो क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट ऐड कर देता है, कुछ इंटरेस्ट। मान लीजिए वो इंटरेस्ट आपका 40,000 है, ये सारी बातें भी दिमाग से निकाल रहा हूं, मान लीजिए। तो क्रेडिट पे जब भी वो सामान आपको मिलेगा ना, तो वो कभी भी 2 लाख में नहीं मिलेगा। वो कितने का मिलेगा जी? 2,40,000 का, 2,40,000 का। ये जनरली यही ट्रेंड चलता है। कैश पे लोगे तो जितना प्राइस मिलेगा उससे ज्यादा आपका क्रेडिट पे, क्योंकि कुछ इंटरेस्ट का एलिमेंट वहां पे ऐड हो जाता है। पता है बच्चों, जब भी क्रेडिट पे आप कोई सामान परचेज करोगे ना, तो क्रेडिट पे सामान परचेज करने का दो तरीका हमारे पास होता है, दो तरीका। अगर आप क्रेडिट पे सामान लेते हो, तो क्रेडिट पे सामान परचेज करने का आपका दो तरीका होगा। या तो आप इसको परचेज करोगे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, या तो जब आप जाओगे परचेज करोगे, तो सामने वाला है ना, वो आपको बेचेगा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, या फिर वो सेल करेगा आपको हायर परचेज बेसिस पे। हायर परचेज बेसिस पे दो तरीका होता है, या तो कैश या फिर आपका क्या जी, क्रेडिट। और अगर क्रेडिट, तो क्रेडिट पे सेल करने का दो तरीका होता है, इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज। मैं एक बात आपको बता दूं, सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप सामान को लोगे क्रेडिट पे ना, और क्रेडिट पे अगर डिसाइड हुआ आपका प्राइस 2,40,000, तो चाहे परचेज करो आप इंस्टॉलमेंट पे, चाहे परचेज करो हायर परचेज पे, चाहे आपने उसको परचेज किया इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, चाहे हायर परचेज पे, जो पेमेंट करने का तरीका होता है ना बच्चे, वो बिल्कुल सेम होता है। सर मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने क्रेडिट पे कोई सामान परचेज किया, मान लो उसका प्राइस 240 है, कोई कार ही आप लेके आ रहे हो 240 में, तो जो सेलर है ना, वो पता है क्या बोलता है, इस 2,40,000 में से आप एक काम कीजिए, 20,000 आप हमें पे कर दो डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट, आपको पता डाउन पेमेंट क्या होता है? अरे आपको पता डाउन पेमेंट क्या होता है? जब भी कोई सामान आप क्रेडिट पे लेने जाते हो ना, और आप कहते हो कि भैया हम तो पेमेंट करेंगे पार्ट पार्ट में, तो कार को जब आप परचेज करोगे उस टाइम पे कुछ अमाउंट जो पे करना होता है ना आपको, सेलर को, हम उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, इनिशियल पेमेंट आपका है। तो जो सेलर है उसने कहा कि भैया 20,000 का आप डाउन पेमेंट कर दो, और बाकी जो बच गया ना, 240 - 20 कितना बच गया? 2,20,000। उस 220 को कहा कि चलो एक, दो, तीन और चार, चार इंस्टॉलमेंट बना लो। कितने का जी? 55 का। ये जितने सारे फिगर्स लिख रहा हूं ना, ये सारे डमी फिगर्स है। ये कैसे निकाले जाते हैं ये इंस्टॉलमेंट, ये भी आपको सीखना है इस चैप्टर में, जो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, क्रेडिट पे जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं ना, तो या तो इंस्टॉलमेंट बेसिस होगा या फिर हायर परचेज बेसिस होगा। सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। दोनों में जो पेमेंट करने का तरीका होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है। कुछ आपको डाउन पेमेंट करना है, और बाकी के क्या करने जी, आपको यहाँ पे बना देना है इंस्टॉलमेंट, है ना? तो चार मान लो यहाँ बन गया, चार बन सकता, पांच, छह, सात, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये दो तरीके का आपका यहाँ पे होता है, ठीक है ना? ना अब सवाल उठता है कि अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस में और हायर परचेज में, दोनों में अगर पेमेंट करने का सेम तरीका है, सेम तरीका है, तो फिर ये दो अलग चीजें क्या है? इंस्टॉलमेंट क्या होता है और फिर हायर परचेज क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ, सुनेंगे। लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे लिखेंगे आप। आपको जगह इतना छोड़ना होगा, अगर आपने जगह छोड़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको बाद में लिख लेना, जो अभी लिखा रहा हूं। अभी पहले सुन लो मेरे साथ, वीडियो को बाद में क्या करना, इसको इसको लिख लेना, दोनों का डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस दोनों में क्या होता है, आपके एग्जाम में अभी तक टोटल 13 बार, 13 टाइम्स आ चुका है। 13 बार एक क्वेश्चन बना हुआ है कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है। सुनिए ध्यान से, ध्यान से मेरी बात। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि अगर मान लो गुड्स बेचा गया है आपको इंस्टॉलमेंट पे, तो होता क्या बच्चे कि आपने अ, आपने जब परचेज किया तो आपने कितना पेमेंट किया? 20,000 रुपए। दोबारा सुनिए, अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप कोई सामान परचेज करते हो ना, तो उस केस में आपने क्या किया? 20,000 का पेमेंट किया। 20,000 का पेमेंट करते ही वो कार जो आपने परचेज किया है क्रेडिट पे, वो कार आपको मिल जाएगा। यानी कि सेलर क्या करेगा? आपको कार देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि कार को देने के साथ साथ
जो कार की ओनरशिप है ना बच्चे, कार की ओनरशिप मतलब कार का जो मालिकाना हक है वो भी आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। यानी कि अगर गुड्स का बेचना इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होता है तो डाउन पेमेंट जैसे ही किया जाएगा, डाउन पेमेंट करते ही कार मेरे पास आ जाएगा और कार के साथ साथ कार की जो ओनरशिप है वो भी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हायर परचेज में नहीं होता। स्लोली ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पे क्या हुआ था जी, ओनरशिप स्टार्टिंग में ट्रांसफर हो गया। पता हायर परचेज में क्या होता है? हायर परचेज में क्या होगा कि 20,000 का आप डाउन पेमेंट करोगे। डाउन पेमेंट करते ही कार आपको मिल जाएगा कि लो भैया आप कार यूज करो। लेकिन याद रखना, जो सेलर है ना जिसने कार आपको बेचा है, वो डाउन पेमेंट करते ही कार तो आपको दे देगा कि लो भैया कार आप यूज करो, लेकिन कार की जो ओनरशिप है ना, ओनरशिप वो आपको ट्रांसफर नहीं करेगा। वो कहता है भैया कार यूज करो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा। ओनरशिप कब ट्रांसफर करूंगा? जब आप मुझे सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तब आपका। यानी कि यहाँ पे ओनरशिप पहले ट्रांसफर हो गया, बट यहाँ पे क्या होगा जी, ओनरशिप एंड में आपको ट्रांसफर किया जाएगा। लिखिए मेरे साथ पहला डिफरेंस, अगर आप मेरे साथ लिख रहे हैं तो कहते हैं कि इन दिस केस, इन दिस केस इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जब सेल होता है, इन दिस केस कहता है कि ओनरशिप, ओनरशिप ओनरशिप ऑफ द एसेट, ओनरशिप ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर्ड, इज ट्रांसफर्ड, इज ट्रांसफर्ड at the time of, at the time of, at the time of payment of, at the time of payment of डाउन पेमेंट। जैसे ही आपने डाउन पेमेंट किया उसी टाइम पे कार की ओनरशिप क्या हो जाएगी जी, आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसा इंस्टॉलमेंट पे होता है। हायर परचेज में कहता है नंबर वन यहाँ पे, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस कहता है कि ओनरशिप, ओनरशिप अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं जो होना चाहिए तो साथ साथ लिखिए आप यहाँ पे। इन दिस केस ओनरशिप ऑफ द एसेट, ऑफ द एसेट, ऑफ द एसेट is transferred, is transferred, is transferred at the time of, at the time of, at the time of payment of, payment of लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आप मुझे अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे ना, तो उस टाइम पे क्या करेंगे जी, हम ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। आप मेरी बातें सुन रहे हो ना? यहाँ पे क्या हुआ कि ओनरशिप पहले ही आपको ट्रांसफर कर दिया गया, बट इसमें क्या होगा, ओनरशिप कब ट्रांसफर किया जाएगा? एंड में आपको ट्रांसफर किया जाएगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर में। यहाँ तक बातें क्लियर है? जल्दी बताइए। यहाँ तक बताइए, क्लियर है आपको? जल्दी बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपको, मैं आपके चैट बॉक्स को देख रहा हूँ कि क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? यस सर। ओनरशिप यहाँ पे क्या होगा, पहले ट्रांसफर होगा और यहाँ पे क्या होगा जी, आपका एंड में ट्रांसफर होगा। पता है इसके चलते एक डिफरेंस और भी क्रिएट हो जाता है, और इसी डिफरेंस के चलते आपका इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में एक बड़ा सा आपका डिफरेंस निकल के आता है। सुनिए ध्यान से क्या पता है इंस्टॉलमेंट में क्या होता है। अब देखो ना, मैंने क्या बताया कि 20,000 का आपने डाउन पेमेंट किया और कार की ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दी गई, मतलब कार भी आपको दे दिया गया और मालिक भी बना दिया गया। मान लो कभी आप क्या करते हो कि आपने डाउन पेमेंट कर दिया, पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, मान लीजिए दूसरा या तीसरा कहीं पे, सपोज दैट तीसरे इंस्टॉलमेंट को पे करने में आपने डिफॉल्ट कर दिया। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान परचेज किया है और सपोज दैट कि तीसरे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो पता है वो जो सेलर है ना बच्चे, जिसने आपको कार बेचा हायर परचेज पे, अगर आप किसी पेमेंट को करने में आप डिफॉल्ट करते हो ना, तो कार को वो कभी भी आपसे वापस नहीं ले सकता। दोबारा सुनिए, इंस्टॉलमेंट पे अगर कोई सामान बेचा गया है तो उस केस में अगर आप किसी पेमेंट को करने में आप डिफॉल्ट करते हो, कोई पेमेंट अगर आप नहीं करते हो, तो वो जो सेलर है ना जिसने कार आपको बेचा है, वो कभी भी आपसे कार वापस नहीं ले सकता, क्योंकि ओनरशिप क्या किया जी, उसने पहले ट्रांसफर कर दिया है। वो ज्यादा से ज्यादा पता है क्या करेगा, अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो वो आप पे केस करेगा, और केस करके क्या करेगा, पैसा रिकवर करेगा। यानी कि यहाँ पे कहा गया है इन केस ऑफ डिफॉल्ट, कहते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होता है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट कहता है कि गुड्स यानी कि जो मैंने सेल किया है, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी रिपोजेस्ड,
गुड्स कैन नॉट बी रिपोजेस्ड। रिपोजेस का मतलब होता है आपसे वापस लेना। यानी कि इंस्टॉलमेंट पे अगर हमने कोई आपको सामान बेचा है बच्चे, तो गुड्स को आपसे वापस लेने का मेरे पास राइट नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, टू द मैक्सिमम आप पे केस कर सकता हूं। जब केस जीतूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन हायर परचेज पे ऐसा नहीं होता। देखो, हायर परचेज में मैंने अभी तक आपको मालिक नहीं बनाया है। अगर आपने डाउन पेमेंट कर दिया, पहला पेमेंट कर दिया, दूसरा कर दिया, मान लो तीसरे में, दूसरे में, चौथे में कहीं भी आप डिफॉल्ट करते हो, अगर आपने पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया, तो वो जो सेलर है ना, वो पता है क्या करेगा? वो इस कार को उठाएगा और लेके चला जाएगा। वो कार लेके चला जाएगा। आप चिल्लाओगे कि कार क्यों ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? वो कहेगा कि भैया, आपको मैंने अभी तक मालिक नहीं बनाया था। अगर आप पेमेंट करने में आप डिफॉल्ट कर रहे हो, तो मैं कार उठाऊंगा और लेके चला जाऊंगा। यानी कि इसमें क्या होता है, सेकंड वाले में कहते हैं कि इन दिस केस, या फिर ऐसे लिखिए, इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट होता है, अगर पेमेंट करने में आप डिफॉल्ट करते हैं, तो गुड्स जो है, गुड्स कैन बी रिपोजेस। गुड्स कैन बी रिपोजेस। रिपोजेस का मतलब कि वो गुड्स आपसे वापस ले सकते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, पेड टिल नाउ, जो भी अमाउंट अभी तक आपने उसको पे किया है टिल नाउ, कहता है कि विल बी फोरफिटेड। वो फोरफिट कर लेगा, जब्त कर लेगा। फोरफिटेड बाय द सेलर, बाय द सेलर। जिसने सेल किया है ना बच्चे, वो क्या करेगा? वो पैसा भी जब्त कर लेगा। मतलब अगर सपोज दैट कि तीसरे पेमेंट का आप डिफॉल्ट करते हो, तो उस केस में क्या होगा जी? एक तो कार भी वो सेलर वापस लेके चला जाएगा, और जो भी पेमेंट अभी तक आपने किया था ना, वो पैसे भी वो आपको वापस नहीं करेगा। बोलता है कि भैया, जितने समय आपने कार यूज किया, उतने समय का आपने क्या पे किया जी? हायर पे किया, भाड़ा पे किया। अब सामान आप आगे यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि पेमेंट नहीं करो, तो कोई बात नहीं, छोड़ो आप, मैं अपना सामान लेके जाऊंगा और सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। ये दो बेसिक डिफरेंस बचे आपका इंस्टॉलमेंट में और हायर परचेज में। तो मुझे बताओ जरा जल्दी से, यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई? इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? ओनरशिप पहले ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन हायर परचेज में क्या होगा जी? ओनरशिप हम बोलेंगे कि एंड में ट्रांसफर करेंगे। इस बेसिक डिफरेंस के चलते जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका घाटा फायदा है सेलर को, कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, क्योंकि ओनरशिप पहले ट्रांसफर कर दिया, आपसे गुड्स वापस नहीं ले सकता। बट यहाँ पे अगर आपने बदमाशी की ना पेमेंट करने में, तो वो गुड्स भी आपसे वापस लेके चला जाएगा, और जितना पैसा आज तक आपने उसको पे किया, वो पैसा भी आपको वापस नहीं करेगा। है ना? वो कहता है कि भैया, जिस समय, जितने समय तक आपने कार यूज किया, उतने समय का आपने भाड़ा पे किया, यही मानते हुए मैं गुड्स लेके जा रहा हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये सारी बातें क्लियर है। पता नहीं ये कुछ बड़ी बात थोड़ी बताया मैंने, तो आपको बस बता दिया जी कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। और भी कई सारे डिफरेंसेस है जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये दो बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चैप्टर का जो अगला जो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, वो सिर्फ इन्हीं के ऊपर में आपका बेस्ड है, इन्हीं के ऊपर में बेस्ड आपका है। तो हायर परचेज क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, ये हमारी बातें क्लियर हो गई। अब एक बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं कि आपको अब इसके ऊपर में कोई भी केस स्टडी अगर एग्जाम में आ जाए, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर जाओगे। आज से ना कुछ समय पहले की बात है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये जून 2019 में इस पे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था। जून 2013 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा एक क्वेश्चन, जो मैं आपसे पूछने वाला हूं सिंपल शब्दों में। बस मैं आपसे ना उसका वो जो क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या लिखना, वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई, उसके मुताबिक आपका माइंड कितना डेवलप्ड हुआ, मुझे एक बार चेक करना है। तो सुनो, जून 2019 में 6 मार्क्स में एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था, मैं आपके सामने शेयर करता हूं। सुनिए क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन मैं एक सिंपल शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं। देखो, कल को आप ना सीएमए बन के तैयार हो गए, सीएमए आपने बन लिया। सीएमए बनने के बाद आपने डिसाइड किया कि भैया मैं तो बिजनेस करूंगा, मतलब आपको जॉब में नहीं जाना, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आपने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। आप जानते हो ना बच्चे, आज के टाइम पे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस में गुड्स को आपको क्रेडिट पे बेचना ही पड़ेगा। आज का जो मार्केट है, जिस तरीके का सिचुएशन बना हुआ है, कोई भी आदमी बोलता है भैया मैं तो सिर्फ कैश में बेचूंगा, बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आज रिलायंस, टाटा, अंबानी, हर एक आदमी क्या करता है? गुड्स को क्रेडिट पे भी बेचता है। तो मुझे ये बताओ कि कल को जब आप सीएमए बन के तैयार हो जाओगे, और अगर आपके पास बिजनेस करने का मौका आया, और उस बिजनेस में, एक मिनट, ये पेन गिर गया, उस बिजनेस में अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए कि भैया आपको गुड्स बेचना है किस पे जी? या तो हायर परचेज पे,
या फिर आपका इंस्टॉलमेंट पे। तो मैं अब आपको ना, आपको एक बिजनेसमैन मानता हूँ, एक आप बिजनेसमैन हो। बताओ जरा कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास दो ऑप्शन है गुड्स को क्रेडिट पे बेचने का, इंस्टॉलमेंट या फिर हायर परचेज। तो आप किस पे बेचना पसंद करोगे? जल्दी मुझे बताइए कि आप किस पे बेचना पसंद करोगे। जल्दी बताइए आप किस पे बेचना पसंद करोगे। अभिषेक कहता है कि सर मैं इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन सुन लो, मैं आपको पहले बता दूं, अब आप परचेजर नहीं हो बच्चे बच्चे, आप कौन हो जी? सेलर हो। एग्जाम का क्वेश्चन बताता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन क्या था कि गिवन द ऑप्शन टू सेल गुड्स इधर ऑन हायर परचेज और द इंस्टॉलमेंट बेसिस, विच बेसिस यू विल सेलेक्ट एंड गिव योर रिकमेंडेशन, गिव योर कमेंट। आपका कमेंट देना था कि आप उस बेसिस को क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो छोड़ो ना कमेंट की बात है, मैं कमेंट की बात ही नहीं कर रहा, बस ये डिफरेंस देख लो। और आप अपने आप को कौन मानो? वो सेलर जो गुड्स बेच रहा है, जो सेल कर रहा है, आप एक सेलर हो। तो मुझे बताओ कि इस डिफरेंस को जानने के बाद आप अपने गुड्स को किस पे बेचना पसंद करोगे? इंस्टॉलमेंट पे कि हायर परचेज पे? याद रखना, सेलर हो, इंस्टॉलमेंट पे बेचते हो ना, तो ओनरशिप पहले ही ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। और वो बदमाश अगर डिफॉल्ट करता है ना, तो आप उस पे उसका उसका सामान वापस लेके नहीं आ सकते, क्योंकि आपने उसको ओनरशिप पहले ट्रांसफर कर दिया है। हायर परचेज में क्या है जी, कि आपने ओनरशिप ट्रांसफर उसको नहीं किया स्टार्टिंग में, बस सामान दिया यूज करने के लिए। अगर वो बदमाश डिफॉल्ट करेगा तो सामान उठा के लेके चले जाओगे, और साथ ही साथ जितना पैसा उस बदमाश ने अभी तक आपको दिया था ना, वो पैसे भी आपके हो जाएंगे, आप उसको वापस नहीं करोगे। जरा बताओ किस बेसिस पे गुड्स को बेचना पसंद करोगे? मैं सबके आंसर को पढ़ रहा हूँ। सुदर्शन, मित्तल, रक्षित, जीना, मतलब अनन्या, अंशुमान, पता नहीं कितने सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं ना, वो मैक्सिमम बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर हायर परचेज में बेचना पसंद करेंगे, हायर परचेज पे, हायर परचेज में बेचना पसंद करेंगे। ठीक है, भरत भी कुछ ऐसा ही कह रहा है शायद आपका। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। देखो, मैं अभी ना आपको बहुत ही प्यारा छोटा छोटा बच्चा समझ रहा हूं। मैं जानता हूं कि अभी आपका माइंड मैच्योर्ड नहीं है, और आपके अंदर में एक गंदी सी आदत है, बिना पूरी बात सुने बगैर, सोचे समझे बगैर, आप सडन क्या होगा जो मन में आते हैं बोलना शुरू कर देते हो। एक बार थोड़ा समय तो दो बदमाश। मैं कुछ आपको एक बात बताना चाहता हूं, जरा सुन लो। उसके बाद भी अगर आप हायर परचेज पे टिके रह गए ना, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर आप बिजनेस स्टार्ट करना और हायर परचेज पे गुड्स बेचना शुरू करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए ध्यान से, सुनेंगे। पहले मैं हायर परचेज पे आपको लेकर आता हूँ। जितने बच्चे हायर परचेज पे गुड्स बेचना चाहते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पता है, मान लो आपने क्या क्या एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, बिजनेस स्टार्ट किया, और आपने ना इसमें टीवी मोबाइल, ये सब नहीं होते बच्चे, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब बेचना आपने शुरू किया, है ना, बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े मोबाइल, लाखों रुपए के मोबाइल टीवी आपने रखना बेचना शुरू किया। एक टीवी मान लो इसमें 5 लाख रुपीज का था, 5 लाख रुपए का, और मैं ही आपके दुकान में आया, मैं ही कस्टमर बन के आया, बोला कि ठीक है जी, टीवी मुझे दे दो 5 लाख रुपए का, और मैं इसको लेके चला जाऊंगा। और आपने बोला कि ठीक है सर, मैं बेच रहा हूं हायर परचेज पे। यानी कि आपने क्या किया, इस 5 लाख रुपए में से 20,000 मान लीजिए आपने मुझसे क्या किया, डाउन पेमेंट ले लिया, 20,000 रुपए मैंने आपको दे दिया। और आपने ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ इंस्टॉलमेंट आपने बना दिए, मान लीजिए आपका 80,000 का, है ना, आपने इंस्टॉलमेंट बना दिए। तो ध्यान दो, हुआ क्या कि 20,000 का मैंने सिर्फ आपको पेमेंट किया, और वो टीवी कितने का था? 5 लाख रुपए का। 20,000 मैंने आपको पे किया, और टीवी में आपसे लेकर वापस आ गया, टीवी लेकर मैं आ गया, और आपने मुझे किसी बेचा? हायर परचेज पे। जरा बताओ, जब फर्स्ट पेमेंट आप मांगने आए और मैंने पैसा पे करने से मना कर दिया, तो क्या कर लोगे आप? पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि 5 लाख का टीवी आपने मुझे सेल किया है, 5 लाख में से 20,000 का क्या हुआ जी कि डाउन पेमेंट मैंने आपको किया, और आपने मुझे टीवी दे दिया, और आपने चिल्ला के मेरे कान में बोला कि सर हायर परचेज पे बेच रहा हूं, हायर परचेज पे। अगर आपने डिफॉल्ट किया ना, तो मैं पूरा का पूरा टीवी वापस लेके चला जाऊंगा, और आपका जो पैसा आया था वो भी वापस नहीं करूंगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जब पैसा आप मांगने आए और मैंने इस पैसे को पे करने से मना कर दिया, तो आप क्या करोगे? सर टीवी उठाऊंगा, लेके चला जाऊंगा, यही करोगे ना बदमाश? बोलो ना हाँ, ये सर। अगर आप टीवी उठाने आए और लेके जाने लगे, लेकिन मैंने इस टीवी को क्या क्या है, बर्बाद कर दिया है, तोड़ दिया है, मेरे बच्चों ने क्या क्या टीवी को बर्बाद कर दिया, बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, फिर क्या करोगे जरा बताओ? अगर वो टीवी मैंने और मेरे बच्चों ने मिलके खेल खेल के बर्बाद कर दिया है, तो फिर क्या करोगे? याद रखना, हायर परचेज है। आपके पास सिर्फ एक ही राइट है कि जो सामान आपने मुझे बेचा है ना, आप उसको क्या करोगे जी? वापस लेके चले जाओगे।
और दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते। तो जरा मुझे बताइए कि क्या ये जो सामान 20,000 का जो मैंने आपको पेमेंट किया था और लेके चला गया और मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या 4,80,000 जो बाकी बच गया कहाँ गया 480? क्या आपकी रिकवरी हो पाएगी बच्चे? बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ आपसे। जरा बताओ कमेंट। वो अनन्या कहते हैं कि सर टीवी लेके चली जाऊंगी। अरे कहाँ लेके जाएगी बदमाश? तोड़ के फोड़ के मैंने सपने बर्बाद कर दिया है। टीवी बचा कहाँ है? और जो टूटे टूटे शीशे हैं, अगर आप उसको लेकर जाओगे भी, तो क्या कबाड़ वाले को बेच के 480 आप रिकवरी कर पाओगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पे बच्चे ये ठीक नहीं है। बहुत रिस्क नजर आया। आपने तो एक ही चीज देखा कि हायर परचेज पे है तो भैया मजा आ जाएगा। कहाँ कोई मजा आया? यहाँ पे टीवी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और अगर टीवी डिस्ट्रॉय हुआ तो आपके जो पैसे हैं ना, उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत बड़ा एक दिक्कत है हायर परचेज के अंदर में, क्योंकि आपको वहां पे केस करने का राइट नहीं है, सामान को वापस ले जाने का राइट है। तो ये तो काम खराब हो गया, ये ठीक नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, इतनी बड़े रिस्क को कोई बियर करना चाहेगा? आप तो नए नए सीए में बने हो जी, आप तो नए नए सीए में बने हो, इतना बड़ा रिस्क क्यों बियर करोगे? तो अब कम से कम सोच समझ के बताओ कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज, तो किस पे गुड्स को बेचना पसंद करोगे? अब सोच समझ के जवाब दोगे। जल्दबाजी में जवाब देने का आदत छोड़ दीजिए। बताइए किस पे बेचना पसंद करेंगे? किस पे बेचना पसंद करेंगे? किस पे बेचना पसंद करेंगे? जल्दी मुझे बताइए। देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सबने कहना शुरू कर दिया कि सर फिर तो इंस्टॉलमेंट ठीक है। इंस्टॉलमेंट। अरे मैंने कहा ना, बिना पूरी बात सुने बगैर जवाब मत दीजिए। अब मैं इंस्टॉलमेंट की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुनिए आप ध्यान से। आप बन गए सीएमए, मैं जानता हूं कि आप सीएमए बनोगे, और आपने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। लेकिन इस बार बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया ना, उसमें क्या किया? कार बेचने का बिजनेस शुरू किया। कार, जीप, ट्रैक्टर, पता नहीं क्या क्या आपने बेचने का शुरू किया। ये कार जो थी ना बच्चे, ये कार मान लो आपका 15 लाख रुपए की थी, 15 लाख रुपए का। आपने ये एक कार बेचने का जो आप बेच रहे हो, वो 15-15 लाख रुपए की कारें हैं। मैं आपके दुकान में आया, बोला कि देखो जी ये कार दे दो मुझे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, क्योंकि आप यहाँ पे कसम खा चुके हो कि मैं तो इंस्टॉलमेंट पे ही सेल करूंगा। मान लिया हमने आपका। मैंने इस 15 लाख में से क्या हुआ कि 50,000 का आपको डाउन पेमेंट किया। 50,000 का डाउन पेमेंट किया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ जी कि आपने 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितने सारे बना दिए इंस्टॉलमेंट के, ठीक है। बाकी जो पेमेंट है ना, वो 70-70 करके क्या करना है जी, मुझे पे कर देना। ये आपने बना दिया इंस्टॉलमेंट, आपने 70-70 करके आपका। मैंने आपको डाउन पेमेंट किया, आपने मुझे कार दे दिया, कार की ओनरशिप भी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया आपने। लेकिन जब पहला पेमेंट आप मांगने मेरे पास आए ना, तो मैंने क्या किया जी, कार का पेमेंट करने से मना कर दिया। आप बताओ क्या करोगे? बोलो बोलो। अगर मान लो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे आपने सेल किया, मुझे आपने चिल्ला के पहले बोला भी था कि सर इस पर हायर परचेज पे नहीं बेच रहा, मैं तो इंस्टॉलमेंट पे बेच रहा हूं। अगर आपने डिफॉल्ट किया ना, तो मैं आप पे केस करूंगा, और केस जीत करके आपसे पैसा रिकवर करूंगा। मुझे बताओ कि 50,000 का मैंने डाउन पेमेंट किया था, पहला पेमेंट आप मुझसे मांगने आए और मैंने पैसा पे करने से मना कर दिया। तो मुझे बताओ उस केस में आप क्या करोगे? सर केस करेंगे। कहाँ केस करोगे बदमाश? अरे आप लिख रहे हो, मैं समझ में आ रहा, बट केस करोगे कहां पे? सर केस करेंगे इंडियन कोर्ट में। कोर्ट में ही करोगे ना? पता है ना आपको, हमारे इंडिया में कोर्ट में डिसीजन आने में कम से कम 15-20 साल तो लग ही जाते हैं। बोलो ना, गलत बोल रहा हूं क्या? एक डिसीजन जो आज आप कोर्ट में डालोगे, तो उसका डिसीजन आने में कम से कम 15-20 साल लगते हैं ना बदमाश। तो जरा बताओ, 15-20 साल में अगर आप कोर्ट का केस जीत भी गए, तो फिर वो बिजनेस स्टार्ट करूंगा, खूब बड़ा इंसान बनूंगा या बनूंगी, खूब सारे पैसे कमाएंगे, वो सपने कहाँ आपके पूरे हो पाए? और मेरे जैसे अगर सारे कस्टमर आपको मिल गए, फिर तो काम ही खराब हो जाएगा। अब मैं क्या करूं जरा बताओ? अब बताओ क्या करूं? अब आप सोच समझ के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अब माइंड आपका बैलेंस हो चुका है, और मैं समझता हूं कि अब बता सकते हैं। बताइए क्या करें? बिल्कुल। बहुत दिक्कत है दोनों के अंदर में। तो पता है क्या होगा, एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन ऐसा आए ना कि बताओ भैया आप किस बेसिस पे बेचना पसंद करोगे और क्यों, तो आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता कि इंस्टॉलमेंट या फिर हायर परचेज। आंसर क्या होगा, मैं लिखाता हूं, आप मेरे साथ लिखिए और फिर बताना कि बात आपके संतोष सर की जेन्युइन आपको लग रही है कि नहीं लग रही है।
लिखिए, लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, लिखेंगे। आप स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 2 बार आ चुका है और जब भी ये क्वेश्चन आया है, तो बच्चों का बहुत गंदा रिव्यू देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करते, जबकि इंस्टीट्यूट फ्री के मार्क्स आपको बढ़ता है। कुछ ऐसी बातें लिखेंगे आप यहाँ पे, लिखेंगे। इफ फॉलोइंग कंडीशंस, इफ फॉलोइंग कंडीशंस, if following conditions are satisfied, are satisfied, if following conditions are satisfied, comma, it is preferable, it is preferable, it is preferable to sell, to sell goods, to sell goods on higher purchase basis, higher purchase basis, इट इज प्रेफरेबल टू सेल गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस। कुछ कंडीशन से बच्चे, अगर उन कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करोगे तो बेहतर होगा कि आप गुड्स को हायर परचेज पे ही बेचिए। कौन सा कंडीशन लिखेंगे? नंबर वन, नंबर वन लिखेंगे इसके अंदर में। नंबर ए कहता है कि सच गुड्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड वेरी इजिली। आसानी से उन गुड्स को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जिन गुड्स को बेचने की बात उठ रही है, उन गुड्स को आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और अगर आपने डिस्ट्रॉय कर भी दिया तो कोई बात नहीं। नंबर बी कहते हैं कि सच गुड्स कैन बी इंश्योर्ड, कैन बी इंश्योर्ड। अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय कर भी दिया तो कोई बात नहीं, फिर मैं क्या करूंगा जी, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिकवर कर लूंगा, बट पैसा मुझे मिलेगा जरूर। तो कहते हैं कि अगर ये बातें दिखाई देना तो गुड्स को बोलना कि बेचेंगे हायर परचेज पे। एक क्या जी, गुड्स को आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और अगर उस बदमाश कस्टमर ने डिस्ट्रॉय कर भी दिया तो कोई बात नहीं, सच गुड्स कैन बी इंश्योर्ड, मैं इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर लूंगा। एंड सी आपका कहते हैं कि सच गुड्स शुड हैव, सच गुड्स शुड हैव रीसेल वैल्यू, रीसेल वैल्यू, उन गुड्स का रीसेल वैल्यू होना चाहिए। रीसेल वैल्यू का मतलब होता है कि जब उन गुड्स को मार्केट में बेचेंगे तो बहुत आसानी से क्या होगा जी, मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं किया है तो। ये तीन चीजें अगर आपको दिखाई दे देना तो बच्चों जब सीएमए क्वालिफाई कर लोगे तो मैं तो बोलता हूं कि आप हायर परचेज पे ही बेचना, क्योंकि कौन कोर्ट का चक्कर डालेगा। वो बदमाश पैसा पे कर दिया तो ठीक, नहीं पे किया तो सामान उठाऊंगा, लेके आ जाऊंगा, किसी और को बेचूंगा और पैसा रिकवर कर लूंगा। और उस बदमाश ने अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है जी, इंश्योरेंस कंपनी से मैं क्या करूंगा, क्लेम ले लूंगा, है ना। तो मुझे जल्दी से बताइए, यहां तक की बातें क्लियर है? ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होगा तो बोलना कि हाँ भैया हम हायर परचेज में बेचेंगे। फिर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इफ अबव, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल कर लो आप, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, कहते हैं कि जैसे आपके कार हो गए, कार हो गया, बाइक हो गया, ट्रक हो गया, ट्रक हो गया, घर हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी चीजें जो दिखाई देंगे ना बच्चे, उनको क्या बोलना कि भैया हम तो हायर परचेज बेचेंगे। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आप, इफ अबव कंडीशंस, इफ अबव कंडीशंस, इफ अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आर नॉट सेटिस्फाइड, कॉमा, इट इज प्रेफरेबल, इट इज प्रेफरेबल, it is preferable to sell, to sell, to sell goods on installment basis, installment basis। फिर आप गुड्स को क्या करना, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ही बेचना पसंद करना, क्योंकि यार कोई बात नहीं, कहीं उस बदमाश ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका इंश्योरेंस में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कम से कम उस पर केस करके तो पैसा रिकवर कर लूंगा। तो वैसे गुड्स को मैं क्या करूंगा, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बेचना पसंद करूंगा। एग्जाम्पल में बता देना आपको यहाँ पे कि जो हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ना, हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स का मतलब हो गया कि जैसे आपका फॉर एग्जांपल में यहाँ पे एसी हो गया, एसी हो गया, है ना, फ्रिज हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, माइक्रोवेव हो गया, पता नहीं क्या क्या चीजें होते हैं ना, उनको हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे बेचना पसंद करेंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको कम से कम ये 4 से 6 नंबर के बीच में क्वेश्चन बने हैं। और उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में बच्चा अटेंड करता है। कोई अटेम्प्ट करता भी तो पता है क्या करता है, वो इसके अंदर में वो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस दिखा देता है, और वहीं पर मार्क्स क्या कर देते हैं, जीरो।
हम डिफरेंस थोड़े ही पूछ रहे बदमाश, हम तो पूछ रहे जरा बताओ कि किस पे बेचना पसंद करोगे, क्यों? क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर है? एक बार जल्दी बताइए। हर्षिता कहती है सर गुड्स का एग्जांपल दे दिया बदमाश, इस पे बेचना पसंद करेंगे, कार बाइक। इसके बाद आपको जो भी एग्जांपल आपके दिमाग में बनता है ना, आप खुद फिक्स कर सकते हैं। अगर ये चीजें दिखाई देंगे तो हम बोलेंगे कि आपका हायर परचेज पे, अदरवाइज क्या करेंगे जी, इंस्टॉलमेंट पे। यहां तक ठीक है आपको? अ, पायल कहती है कि सर 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत छोटा आंसर है। नहीं मेरे बच्चे, केस स्टडी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, केस स्टडी में आपको बड़े बड़े आंसर लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। केस स्टडी का मतलब ये होता है कि जो बच्चा उस केस को अच्छी तरीके से समझ के उसको इंटरप्रेट करके और आंसर के मुताबिक जो आंसर दिया है ना, उसी को मार्क्स मिलता है। तो आप ये मत समझो कि हम कोई लॉ या कोई थ्योरी के पेपर पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिकल पेपर पढ़ रहे हैं ना। और इसी मार्क्स में आप देखोगे ना, आपका जो सजेस्टेड भी इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, एग्जैक्टली सेम रिलीज किया हुआ है। इतना वो आंसर मांगते हैं और यही मांगते हैं, क्योंकि इसके सिवाय कुछ नया एक लाइन भी बने नहीं सकता। इवन 14 मार्क्स में जो कभी आएगा नहीं, लेकिन 14 मार्क्स में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो भी आपको इतना ही आंसर लिखना पड़ेगा, है ना? तभी आपको यही लिखना पड़ेगा। तो ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो, बिलीव करो, कसम से बोल रहा हूँ, हायर परचेज में जो भी थ्योरी अभी तक आए हैं या आ सकते हैं, वो एक्चुअली दो ही हैं। एक तो इंस्टॉलमेंट पे और आपका हायर परचेज में डिफरेंस बनाइए। तो दो डिफरेंस मैंने बताया, इसके ऊपर में 3-4 और डिफरेंस है जो कि थ्योरी के साथ हम पढ़ लेंगे। या फिर दूसरा कि अगर आपको दिया जाए सिचुएशन तो किस पे बेचना पसंद करोगे, तो ये बातें। इनके सिवाय आज तक ना तो उन्होंने कोई थ्योरी पूछा है, ना कोई पूछ सकते हैं। इसके बाद ये प्योरली जो चैप्टर है ना, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में आपका शिफ्ट हो जाता है। लेकिन आगे पढ़ने के पहले बता दो कि जितने थ्योरी अभी तक मैंने आपको बताई, वो बात आपको समझ में आई कि नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। जल्दी बताइए आप। ये राम कुमार क्यों नहीं अच्छे बनोगे? अकाउंट्स ही तो मजेदार है। मुझे बताइए, यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? सत्यजीत कहता है कि सर ओटीपी नहीं आ रहा। अरे बदमाश, ओटीपी नहीं, इसकी बात कर रहा हूं। ये क्लियर है यहां तक? यस, ठीक है। तो आई जरा, अब मैं आपको लेके आता हूं इसके न्यूमेरिकल पार्ट में। और बिलीव करो, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, ये चैप्टर और मस्त इंटरेस्टिंग होते चला जाएगा। और उसी प्रोसेस में लिखिए, अब यहां पे लिखेंगे मेरे साथ, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। देखो, ये चैप्टर ना आपको मेनली 3 पार्ट में अपने आप को डिवाइड करता है। 3 पार्ट में चैप्टर की पूरी स्टडी है। पहले पार्ट में पढ़ना होगा आपको कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए मेरे साथ यहां पे, कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। ये पहला पार्ट होगा इस चैप्टर में हमें पढ़ने का, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। पता है ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है। एक बार नजर यहां डालिए, नजर यहां डालिए। ये जो मैं निकाला था ना बच्चे, कि ये देखो, ये जो इंस्टॉलमेंट्स जो बन रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स, आखिर रियल लाइफ में ये इंस्टॉलमेंट्स निकलते कैसे, बनते कैसे, ये अमाउंट कैसे फिक्स किया जाता है, एक तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट होगा चैप्टर के अंदर में, आपका फर्स्ट पार्ट आपका। सेकेंड पार्ट में आप मेरे साथ यहाँ पे स्टडी करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लिखिए आप यहाँ पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in the book of, in the book of accounting treatment in the book of hire purchaser। जिसने इस एसेट को परचेज किया है ना, क्रेडिट पे, हायर परचेज पे, आखिर वो इसकी अपने बुक में अकाउंटिंग कैसे करेगा? इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ जाए चाहे हायर परचेज का, अकाउंटिंग सेम होता है बच्चे, सेम तरीके से होता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पे। तो जो हायर परचेजर है ना, जिसने कार को परचेज किया है क्रेडिट पे, आखिर उसकी अकाउंटिंग वो अपने बुक में कैसे करेगा? और थर्ड पार्ट में आपका चैप्टर की स्टडी होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in the book of, in the book of accounting treatment in the book of hire vendor। ये जो हायर वेंडर है ना, यानी कि सेलर, आखिर वो अपने बुक में इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा? तो पहले पार्ट में कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट को निकालना। सेकंड पार्ट में जो परचेजर है वो अपने बुक में इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा, और तीसरा जो सेलर है वो अपने बुक में इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा। तो 3 पार्ट में चैप्टर की स्टडी है।
इस बार जो जून 2025 में क्वेश्चन आया, सॉरी माफ कीजिए, दिसंबर 2024 में जो क्वेश्चन आया था, वो उन्होंने क्या किया था, इस दो कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के बनाया था, जो हमेशा बनता है कोई भी दो कॉन्सेप्ट आपका। तो आप उसको एंजॉय करने वाले हैं, बिलीव कीजिए। इस क्लास के एंड में सिर्फ यही प्रूफ करने वाला हूं कि चैप्टर बहुत सिंपल है। बेसिकली कॉन्सेप्चुअली अगर चैप्टर को हम स्टडी करते हैं तो रट्टाफिकेशन सीएमए इंटर में नहीं चलता बच्चे। एबीसी एनालिसिस सेलेक्टिव स्टडी काम नहीं करता। बहुत एनफ टाइम है कोर्स को अच्छी तरीके से खत्म करने के लिए, उसी पे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो आइए ना, मैं पहले आपको लेके आता हूं कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। एक काम करोगे, जिस पेज पे आपने लिखा ना टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इस पेज को ऐसे ही छोड़ दो। आप छोड़ दो इस पेज को, हमें इस पेज को अब यूज नहीं करना। आप नया पेज मेरे साथ लीजिए और नए पेज पे ना इस टॉपिक को लिखो। आप इस टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं, इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे नया टॉपिक में कि पहला पॉइंट स्टार्ट करें, हेडिंग डाल रहे हैं ऊपर में बिल्कुल आपका क्या, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस कैश प्राइस कैश प्राइस इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। ये हमारा पहला टॉपिक है, जिस टॉपिक की हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट आपका है ना, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आपका फर्स्ट टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, पता है इस टॉपिक के अंदर में टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले आपको टॉपिक का मतलब पता है क्या निकल के आ रहा है। इस टॉपिक में क्या होगा बच्चे, इस टॉपिक के अंदर में क्या होगा कि आपसे ना ये चीजें निकालने के लिए बोलेंगे, बताओ ये कितने का बनेगा इंस्टॉलमेंट। कभी कभी इंस्टॉलमेंट निकालना होगा, कभी टोटल जो कैश प्राइस है वो निकालना होगा, बहुत सारी बातें होंगी। तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मेरे साथ लिखेंगे। आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे साथ साथ लिखेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1 में कि मान लो क्वेश्चन में कहता है कि कैश प्राइस, बिल्कुल साथ साथ दिमाग आपका सिर्फ यहाँ रहेगा, बहुत सिंपल टॉपिक बनने वाला है। कैश प्राइस ऑफ, मान लो कार हमने परचेज किया है जी, कार, कैश प्राइस ऑफ द कार। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, अगर उस एसेट को मैं कैश पे लेता हूं, अगर उस एसेट को मैं कैश पे परचेज करता हूं, तो कैश पे मुझे कितने का मिलेगा। मान लीजिए कहता है कि कैश पे वो प्राइस आपका 2,40,000 का है। बिल्कुल दिमाग से क्वेश्चन निकाल रहा हूं, आपको मेरे साथ लिखना पड़ेगा। तो कैश पे अगर उस कार को लेता हूं तो प्राइस कितना बनता है, 240। कहता है कि इसमें से डाउन पेमेंट, इसमें से डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट मुझसे कहा गया कि आप 40,000 कर दीजिए। 40,000, आपको पता ना बच्चे, डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है, वो इनिशियल पेमेंट, स्टार्टिंग पेमेंट जब गुड्स को परचेज करने के टाइम पे आप सेलर को करते हो। तो मान लो कहता है कि 40,000 है। आप में से मुझे कोई बताएगा कि 2,40,000 का कैश पे अगर कैश प्राइस अगर है, उस 240 में 40,000 का डाउन पेमेंट कर दूं, तो अभी और बैलेंस मुझे कितना पे करना है उसको, जरा बताओ बैलेंस कितना पे करना है, 2 लाख रुपीज। ये बैलेंस जो मुझे पे करना ना बच्चे, उसको कितना पे करना है, 2 लाख। ये बैलेंस 2 लाख जो पे करना है, इस पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है। क्वेश्चन के अंदर में क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस दिया रहेगा, आर गिवन, कि ये 2 लाख का पेमेंट करना कैसे है। पता है वो इंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लिखे जैसे मैं लिख रहा हूं, बहुत दिमाग में आराम से बैठने वाली बात है। अगर एक कार को परचेज करता हूं कैश पे तो 240 का पड़ता है। 40,000 का डाउन पेमेंट किया तो बैलेंस कितना बच गया, 2 लाख रुपए। कहता है कि 2 लाख पेमेंट कैसे करना, उसका इंस्ट्रक्शन बता रहा है। कहता है कि बैलेंस, लिखिए यहाँ पे, बैलेंस टू बी पेड, टू बी पेड, बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल एनुअल पार्ट्स। 4 पार्ट में पेमेंट करना है, 4 इक्वल एनुअल पार्ट्स। लेकिन कहता है कि टुगेदर विथ, टुगेदर विथ टुगेदर विथ इंटरेस्ट, टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, मान लीजिए 10% कहता है कि पर एनम। ये आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बच्चे कि अगर एक सामान को आप कैश पे लेते हो तो आपका 240 का पड़ता है। 240 में 40,000 का आप डाउन पेमेंट कर दो, बाकी जो पेमेंट बचेगा उसका वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको क्या करना है जी, 4 इक्वल पार्ट में पेमेंट करना है और बिना किसी डाउट के आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा। तो कहता है कि आपका 10% के हिसाब से। बोलता है कि कैलकुलेट, आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट
इंस्टॉलमेंट, यानी कि यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स आपके बनेंगे वो इंस्टॉलमेंट्स कितने कितने के बनेंगे, ये क्वेश्चन बोलता है आपको निकालने के लिए, ठीक है ना। तो प्लीज एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपका, ठीक है ना। तो कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, बैलेंस को 4 पार्ट में, और ये आपका। अभी इसका आंसर मत सोचना, सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, पहले यहाँ तो कॉपी कर लो, और आपको मेरे साथ लिखना पड़ेगा अगर इस चैप्टर को समझना चाहते हो तो। अगर ठंड में या गर्मी, पता नहीं आप दुनिया के किस कोने में बैठे हो, और अगर आप सिर्फ देख रहे हो ना बच्चे, तो फिर मजा नहीं आने वाला है। चैप्टर को समझने का एक लॉजिक होता है, साइंटिफिक तरीका है कि कुछ चीजें आप लिखिए, जब लिखेंगे तो दिमाग आपका उसके तरीके उसके साथ काम करता है, और फिर आपको मजा आता है। यस, नहीं बदमाश, वो दीपक ने जो आंसर निकाल दिया गलत आंसर है, ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले आप यहाँ लिख लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। देखो, ये जो सॉल्यूशन कर रहा हूं ना, ये सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि जब भी इस टॉपिक में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक सिंपल सा मैं आपको फॉर्मेट देता हूं, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर करना है। मैं फॉर्मेट में पता क्या करूंगा, अपने रजिस्टर के पूरे पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट मेरा होगा कैश प्राइस का, एक पार्ट होगा मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम का, और तीसरा पार्ट यहाँ पे होगा जी हमारा इंस्टॉलमेंट का। तो 3 पार्ट में क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे, एक आपका कैश प्राइस, एक इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट आपका, ठीक है ना। अब जो इंफॉर्मेशन हमें पता है ना, मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्वेश्चन में कैश प्राइस कितना है। क्वेश्चन में जरा बताओ कैश प्राइस कितना है, सर 2,40,000। तो लिखो ना यहाँ पे 2,40,000 आपका कैश प्राइस है, 240 कैश प्राइस, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है, 10%। तो मैं अपने दिमाग में इस बात को हमेशा बैठाए रखने के लिए कि 10% पर एनम का रेट है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा आपका 10% रेट आपका पर एनम है, ठीक है ना। अब सुनो, 240 का कैश प्राइस, जरा क्वेश्चन देख के बताओ कि 240 में मैंने स्टार्टिंग में पेमेंट कितना किया है, सर 40,000। तो मैं क्या करूंगा ना कि 40,000 इसमें से माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने पेमेंट किया है। तो जो पेमेंट आप स्टार्टिंग में करोगे ना, उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। आप समझ लो ना, अरे आज मैंने कोई सामान परचेज किया और उसमें से आज ही मैंने आपको इतना पेमेंट कर दिया, तो थोड़ा ही कोई उसमें मैं आपको उसमें इंटरेस्ट पे करूंगा। तो ये जो 40,000 का जो डाउन पेमेंट है ना, लिख दो ब्रैकेट में, यहाँ पे आप भी लिख दो, ये क्या है, डीपी। डीपी का मतलब डाउन पेमेंट आपका है ना, स्टार्टिंग पेमेंट। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो 40,000 ही मैंने क्या किया, उनको स्टार्टिंग में पे कर दिया। ऐसे ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, बट दिखा दो इंस्टॉलमेंट के नीचे में कि भैया 40,000 का एक पेमेंट तो मैं कर चुका हूं। बिल्कुल साथ साथ मेरे करेंगे, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना मेरे बच्चे। तो 40,000 का पेमेंट हो गया। कोई मुझे बताएगा कि 240 में 40 गया तो कर्ज कितना बच गया, 2 लाख रुपए। क्वेश्चन ने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि भैया इस 2 lakhs को 4 इक्वल पार्ट में पेमेंट करना है। तो 4 इक्वल पार्ट यानी कि 1, 2, 3 और 4, अपने पेज के बाकी जगह जो है उनको 4 हमने इंस्टॉलमेंट का जगह छोड़ दिया, गैप थोड़ा दिखाते हुए कि इस 2 lakhs को 4 पार्ट में पेमेंट करना है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ ना, क्या आप में से किसी भी बच्चे को पता है कि अगर 2 lakhs का जो बैलेंस अमाउंट मुझे पे करना है, अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक पार्ट कितने का बनेगा जी, 50,000 का बनेगा ना बच्चे। अरे बोलो ना बदमाश, 50 एक बनेगा ना आपका। तो मैं क्या कर रहा हूं, नजर यहां डालो, यहां देखो, यहां देखो। इस 2 lakhs में से मैं क्या करूंगा, 50,000 को माइनस कर दूंगा। इस 2 lakhs में से क्या क्या 50 को मैंने हटा दिया, जो कैश प्राइस में से 50,000 पे कर रहा हूं। लेकिन पता है 50,000 तो इसमें से निकाला, अब जब मैं उनको पेमेंट करने जाऊंगा तो वो इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेंगे ना, बोलो ना हाँ। जब मैं पहला 1 साल गुजरने के बाद जब उनको आज पेमेंट करने जाऊंगा कुछ इंस्टॉलमेंट का, तो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना बच्चे, बोलो ना हाँ। यस सर। लेकिन सवाल उठता है कि इंटरेस्ट कितने पे चार्ज करेंगे। यहाँ जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा, वो इंटरेस्ट कितने पे निकलना चाहिए, क्या वो इंटरेस्ट 50 पे निकलना चाहिए, या फिर इंटरेस्ट 2 lakhs पे निकलना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग यूज करो, बाकी यहाँ देख के मुझे जवाब दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं कुछ लिख रहा हूं जो आपको लिखना नहीं है, इस बात को दिमाग में बैठाना है। ये देखो, क्या आपको जवाब देना है कि इंटरेस्ट जो 10% के हिसाब से यहाँ पे निकाला जाएगा, वो 2 lakhs पे या 50,000 पे, ये देख के जवाब दो। अभी अभी मत देना, ये देखो, आप यहाँ देखो। मान लो आज का पीरियड क्या है जी, जीरो। जीरो मतलब अभी आज का समय आपका, जिस टाइम पे 2,40,000 का मैंने क्या किया जी, कार परचेज किया,
यहाँ पे उनसे 240 का। 240 में आज मैंने क्या किया, 40,000 का पेमेंट कर दिया। तो कर्ज अभी और मेरे पास कितना बचा हुआ है, 2 लाख रुपीज। 2 लाख का कर्ज बैंक का मेरे पास पड़ा हुआ जी कि भैया 2 लाख रुपए हम आपको पे करेंगे। समय आगे चला, चलते चलते क्या हुआ जी, 1 साल गुजर गया। दिस इज एंड ऑफ 1 ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में। जब फर्स्ट ईयर के एंड में मैं गया तो बैंक वाले ने कहा कि भैया 2 लाख में से एक तो आप हमें क्या पे कर दो, 50,000। ठीक है जी, हम पे कर देंगे। लेकिन मुझे बताओ कि बैंक वाला इस 1 साल का जो इंटरेस्ट हमसे चार्ज करेगा, बैंक वाला इस 1 साल का जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट 2 लाख पे चार्ज करेगा कि 50,000 पे। जरा बताओ। मैंने कहा ना, ऐसे जवाब नहीं देना बदमाश, पहले सोच समझ के मुझे बताइए कि बैंक वाला जो इंटरेस्ट मुझसे चार्ज करेगा, वो बैंक 2 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि 50,000 पे। देखो, बहुत कॉमन सेंस की बात है। बैंक जितना कर्ज आपको दिया है ना बच्चे, जितना कर्ज बैंक ने दिया है, वो कर्ज आपके पास कितना रहा पूरे 1 साल का, बैंक तो उस पर इंटरेस्ट लेगा ना। बोलो ना हाँ। ये बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अरे 2 लाख रुपए में से आप बताओ जरा कि ये जो पीरियड, जिस पीरियड का इंटरेस्ट निकाला जा रहा है, उस पीरियड में बैंक का कितना कर्ज मेरे पास रहा है, पूरे 2 लाख रुपए। पूरे 2 लाख रुपए। तो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना इस पीरियड का, वो पूरे 2 लाख पे चार्ज करेगा। बोलोगे भैया मेरा मेरा तो कर्ज आपके पास 2 लाख रुपए है ना। तो बैंक तो कर्ज पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना बच्चे। यानी कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आप जब यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने जाओगे, तो बैंक वाला क्या करेगा, लिखिए यहाँ पे, इस 2 लाख रुपीज पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ना कि 50,000 पे। 2 लाख पे रेट कितना चल रहा है, 10% आपका। तो 2 लाख का 10 मतलब कितना हो गया, 20,000 का अमाउंट आपका, 20,000। अब जो आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा ना, इंस्टॉलमेंट, वो क्या होगा, बैंक वाला कहेगा कि भैया इसमें से आप कितना पे करो, 50। ठीक है, वो 50 हो गया। तो इसमें से 50 पे कर रहे हो, मेरा 20,000 का इंटरेस्ट बना है। यानी कि आप जो मुझे यहाँ पे पेमेंट करोगे, पेमेंट कितना करोगे जी, टोटल आपका 70,000 का। 70,000 का। बिल्कुल सारे बच्चे सही है, सारे बच्चे सही हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। कि ऑब्वियस बात है, दिमाग में एक ही बात रखो, कॉमन सेंस रटने की जरूरत नहीं है। बैंक का जितना कर्ज हमारे पास रहेगा, बैंक उसी पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्योंकि बैंक ने यहाँ पे क्या किया जी, कि 2 लाख का कर्ज यहाँ पे था, तो बैंक क्या करेगा, 2 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ जी, पहला इंस्टॉलमेंट बन गया 70,000 का। अब मुझे बताओ कि 2 में से 50 पे गया, कर्ज कितना बच गया, 150। हमने 2 लाख में से प्रिंसिपल 50 पे कर दिया, इसमें से 50 का प्रिंसिपल, 20 का इंटरेस्ट मिलकर 70 बन गया। अब कर्ज का कितना बन गया, 150। यहां भी क्या हो रहा है कि इसमें सेकंड में भी हम यहां से 50 पे कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत आसानी से जवाब दे सकते हो कि मेरे बच्चे, अब यहां पे आ गया सेकंड ईयर का एंड, जहां पे फिर से मैं बैंक को पेमेंट करने जा रहा हूं। तो मुझे बताओ, एक तो कहता हूं कि भैया जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, उसमें से मैं कितना दूंगा, 50,000। समझ में आ रहा है। कोई बताएगा कि इस पीरियड का बैंक जो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट कितने पे चार्ज करेगा, जबकि आपको पता है कि 2 लाख में से हमने इस पीरियड में 50,000 पे कर दिया है। ये देखो, हमने इस पीरियड में क्या किया जी, यहाँ पे 50,000 का पेमेंट कर दिया। तो कितना कर्ज बैंक का हमारे पास इस पूरे पीरियड में रहा, कर्ज प्रिंसिपल अमाउंट बताइए, कर्ज इस समय कितना रहा हमारे पास, 150, 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल सही, 1.5 लाख रुपए आपका। तो कॉमन सेंस है कि अगर 2 लाख में से 50 पे कर दिया, कर्ज यहाँ कितना बच गया, 150। वही 150 आपका टिल द एंड रहा। तो बैंक हमसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वरना बच्चे, वो 50 नहीं, हमसे कितने पे चार्ज करेगा, 150 पे। सिंपल शब्दों में, इंटरेस्ट हमेशा चार्ज किया जाएगा जो टोटल अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, उस पे हम करेंगे। तो ये कितना निकल के आ गया, 15,000 का अमाउंट आपका, 15,000। 50 और प्लस 15, यहां कितना आ गया, 65,000। 65 का बन गया आपका इंस्टॉलमेंट। 65 का बन गया इंस्टॉलमेंट। अब 150 में 50 पे कर दिया, कर्ज हमारे पास कितना बच गया है जी, 1 लाख रुपए का अमाउंट, 1 लाख रुपए कर्ज बच गया। इस 1 लाख में से दोबारा हमने कितना पे किया, फिर से 50,000। मुझे पता है आप में सब कोई भी बच्चा बता सकता है कि तीसरे इंस्टॉलमेंट के टाइम पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कितने पे किया जाएगा, 1 लाख पे। जितना पेमेंट करते चला जा रहा हूं, उसके बाद जो कर्ज बच जा रहा है, बैंक हमेशा उसी पे लेगा।
यही सत्य है, यही सत्य है और सिर्फ यही सत्य है हमेशा के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करना, 1 लाख रुपीज पे आप 10% के हिसाब से बताओ इंटरेस्ट कितना बन गया, 10,000 का अमाउंट। सुनो ना, सुनो ना, 50 + 10 मिलके इस बार इंस्टॉलमेंट कितने का आपका हो गया, 60,000 का। अब कर्ज कितना बच गया जी लास्ट में, 50,000। कहता है कि चौथा है ना, 4 पार्ट में ही तो पेमेंट करना था, ये पूरा 50 खत्म हो गया। इंटरेस्ट कितने पे निकालूंगा, 50 पे। तो 50,000 पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बन गया, 5,000 का अमाउंट। 50 + 5 मिलके आपका इंस्टॉलमेंट कितने का आ गया, 55,000। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक के अंदर में कि कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट निकालिए, और ये हमेशा पूछेगा। किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन आ जाए बच्चे, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आगे क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो आपका ये तरीका हो, प्लीज कॉपी कीजिए। हाँ जी, दीपक, शेख, गिरेला, प्रज्ञा, पायल, राहुल एंड सारे बच्चे, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात यहां तक समझ में आई? क्या कोई आज के बाद दुनिया में आपसे पूछ दे कि भैया इंस्टॉलमेंट कैसे निकलता है, तो क्या ये बात समझा सकते हो जो मैंने आपको बताई ये बातें? ये सौभाग्य, ये सर, कनिका, गुड, हर्षिता। तो ये प्यारी प्यारी बातें यार, पता नहीं इन सब चीजों में बच्चा क्यों परेशान होता है, वो क्यों गंदी गंदी बातें सीखता है, क्यों रटना शुरू करता है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है ना। पीहू कहते हैं कि सर 4 इक्वल अमाउंट का क्या हुआ, तो बच्चे वो कहता है कि बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल पार्ट्स। बैलेंस को, इसको 4 इक्वल एनुअल पार्ट्स में डिवाइड करो। कर दिया हमने, 2 lakhs को 4 पार्ट में, 50-50। उसने ऐसा थोड़ा कहा कि इंस्टॉलमेंट आपका इक्वल इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। वो आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भैया कैसे कैसे पेमेंट करना है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है और कुछ भी नहीं आपका, ठीक है ना। तो ये काम पूरा किया। पता है, एक बात बताऊं, आप प्लीज मुझसे बुरा मत माना, मतलब गुस्सा मुझ पे मत होना। ये जो आपका हमने ये सॉल्यूशन कराया ना, ये जो सॉल्यूशन कराया, ये क्वेश्चन जो कराया, ये मैंने आपको आपके बुक का एक क्वेश्चन करा दिया एक्चुअली। ये देखिए आपको यहाँ पे, ये देखिए क्या है। और आपको खुश होना ही पड़ेगा। आपको आपके चेहरे पे खुशियां मुझे दिखनी चाहिए कि ये हम लोग तो चैप्टर में अब आगे बढ़ चुके हैं। ये देखो आप, मैंने कहा था आपकी बुक में, यह है कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड में 3 पार्ट में चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। एक तो आपका कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। दूसरा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज और वेंडर आपका। इसमें से हमने इस टॉपिक की शुरुआत किया, यानी कि हम यहाँ पे एंट्री की है। एक बात बताऊं, आप दुनिया में किसी को बताना नहीं, ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए। इस केस में, इस टॉपिक के अंदर में टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि ये जो कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट निकालने वाला जो टॉपिक हमने शुरू किया है, वो 6 टाइप का क्वेश्चन होगा। 6 में से कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इस 6 में से अभी केस 1 को हमने स्टार्ट किया है। केस 1 क्या था जी, व्हेन कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट आर गिवन। यही शुरू किया ना। अरे बोलो ना, हाँ बदमाश, यही मैंने सब किया ना। अब आप बोलते ही नहीं हो। यही टॉपिक शुरू किया था ना मैंने कि कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट आपको दिया हुआ है। और यही जो केस 1 है ना, यही जो केस 1 है, वो देखो जरा, मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पर रखा हुआ है। मजे की बात है कि क्वेश्चन 1 एग्जैक्टली वही है जो अभी मैंने आपको वहां पर लिखा के करवाया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो राम परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज, कैश प्राइस 240 है, पेबल आपका 40,000 डाउन, बैलेंस इन 4 इक्वल एनुअल पार्ट्स। यहाँ पे एनुअल कर देना, वो एनुअल है, मतलब हर 4 इक्वल एनुअल पार्ट्स है, एनुअल पार्ट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट आपका। यही तो किया बदमाश। तो एक्चुअली आपने पता है क्या किया है, आपने क्या किया है, आपने ना, आपने क्या किया है, ये जो हमने लिखाया ना, ये जो मैंने लिखाया, ये आप लिख दो। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके बुकलेट का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्यूशन कराया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉल्यूशन कराया क्वेश्चन नंबर 1 का, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप मजे तरीके से कर जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, मुझे कोई आप में से कमेंट सेक्शन में बताएगा क्या कि ये जो टॉपिक मैंने शुरू किया था, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, इसमें टोटल कितने केसेज हमें पढ़ने हैं? जरा मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या कि इस टॉपिक में आपके संतोष सर ने और आपके इंस्टीट्यूट ने टोटल कितने केसेज पढ़ाए हैं? कितने केसेज, कितने? 6 केसेज। देखो चिराग ने पहले आंसर दिया, कितना प्यारा बच्चा है, 6 केसेज। एक बात बताओ बच्चे, सुनोगे मेरी बात,
जो 6 केसेज आने वाले हैं ना, उन केसेज का जन्म जो हुआ है वो इसी केस से हुआ है। जो बच्चा इस केस पे मास्टरी कर जाएगा, मैं आपको दावे के साथ आज ही दिखाने को तैयार हूं कि बाकी 6 केसेज बच्चे का खेल आपका बन जाएगा। लेकिन पता है, इस केस पे मास्टरी करने के लिए मैं इसको मिटाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखाऊंगा जिसको आपको मेरे साथ लिखना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे हमें सुराग नजर आए हैं ना, कुछ ऐसी ऐसी बातें नजर आई हैं जो कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट होने वाला है आगे के 5 केसेज को समझने के लिए। तो लिखो ना यहाँ पे थोड़ा मेरे साथ। आपका तो ये पेज भर गया होगा, आप अगले पेज पे लिखिए, मुझे यहीं पे दिखाना है इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट। लिखिए आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट। ये जो इंपॉर्टेंट नोट दे रहा हूं ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, फिर इसके बाद सारे कैसे इसी पे बेस्ड हो जाएंगे। लिखिए नोट नंबर 1, आपका नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, ये देखो आप, पहले डाउन पेमेंट। ये देखो डाउन पेमेंट। मुझे बताओ डाउन पेमेंट क्या होता है? इट्स द इनिशियल पेमेंट। क्या डाउन पेमेंट जो हम पेमेंट करते हैं स्टार्टिंग में, उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है क्या? कभी नहीं होगा। ये तो स्टार्टिंग में जो पेमेंट कर दिया उसमें कैसे आप इंटरेस्ट लोगे? तो पहला पॉइंट वही लिखा रहा हूं, लिखिए मेरे पास, मेरे साथ। कहता है कि डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट लिखेंगे, साथ साथ लिखना आपको, आगे पीछे नहीं। डाउन पेमेंट इज द इनिशियल पेमेंट। इनिशियल पेमेंट, डाउन पेमेंट इज द इनिशियल पेमेंट made made at the time of made at the time of delivery, made at the time of delivery, full stop. It does not include, लिखेंगे साथ साथ में, it does not include, it does not include any element of interest, any element of interest। मेरे बच्चों, इसमें किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं होता। डाउन पेमेंट इज द इनिशियल पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इट डज नॉट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर है। नोट नंबर 2 लिखेंगे आप, नोट नंबर 2। कोई पूछ देना कि भैया इंटरेस्ट किस पे निकालते हो, इंटरेस्ट, तो लिखना लिखना यहाँ पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, interest is always calculated, interest is always calculated on total amount, on total amount, on total amount outstanding, total amount outstanding, total amount outstanding at the time of, at the time of, at the time of पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। कहता है कि इंस्टॉलमेंट को पे करने के टाइम पे जो टोटल अमाउंट बकाया होता बच्चे, उसी टोटल अमाउंट पे क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट निकालते हैं। मुझे यहां भी पूरा विश्वास है आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट पे करने के टाइम पे टोटल 2 लाख बकाया था, उस पे निकाला। सेकंड के टाइम पे 150 एंड सो ऑन आपका, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड निकल के आ गया। तीसरा पॉइंट ये भी आप समझ गए होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पता है, एक बात बताऊं, एक 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 खास बात देखोगे आप, एक खास बात, आपको मजा आएगा, मजा आएगा और आपको जबरदस्त चीज दिखाई देगा कि अगर कोई पूछ देना आपसे कि भैया एक बात बताओ, इंस्टॉलमेंट जो होते हैं, इंस्टॉलमेंट, कोई पूछ दे जरा बताओ कि ये जो इंस्टॉलमेंट है वो किससे बना हुआ है। अगर कोई पूछ दे, अभी अभी क्लास से बाहर निकले कोई दुश्मन, कोई दोस्त, कोई बदमाश मिल गया, पूछ दिया कि बताओ जी इंस्टॉलमेंट में क्या क्या होता है, तो क्या आप नहीं बता सकते हो क्या कि इंस्टॉलमेंट के अंदर में एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा? बोलो हाँ बदमाश, एक होगा ना आपका। तो कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट का मतलब एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें कुछ आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, ऑफ द इंस्टॉलमेंट। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट के अंदर का अमाउंट, प्लस प्लस और क्या होगा जी, इंटरेस्ट होगा। लेकिन मेरे बच्चों इंटरेस्ट किस पे आपका, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ये बात ध्यान रखना। आप सोचोगे सर ये क्यों लिखा रहा हूं, मैं समझ गया, लेकिन जितनी जल्दी आपको समझ में आया ना, उतनी ही जल्दी भूल जाओगे अगर इस बात को नहीं लिखोगे तो। कोई पूछने बताओ इंस्टॉलमेंट के अंदर में क्या क्या होता है, तो आप बोलना कि एक तो
प्रिंसिपल अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट का है वो होगा, और इंटरेस्ट होगा, बट इंटरेस्ट क्या, टोटल अमाउंट के ऊपर में। 2023 का जून अटेम्प्ट जहां तक मुझे याद आ रहा है, सॉरी 2022 का जून अटेम्प्ट, इसमें एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ इंस्टॉलमेंट में कौन कौन सी दो चीजें होती हैं। उन्होंने चार ऑप्शन में एक जगह लिखा था कि भैया प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट। तो यही टिक मार्क करना था। एक कहा था जी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, आपका मतलब उल्टी सीधी बात है, तो यहीं पे आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना। यस, तो हमने कहा कि इंस्टॉलमेंट में क्या होगा जी, कि प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, इंस्टॉलमेंट। फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, फोर्थ पॉइंट, एक मिनट आंखें यहां, नजर यहां रहेगा, दिमाग यहां रहेगा, सुनो मेरी बात। मैं फोर्थ पॉइंट कुछ लिखाने वाला हूं, लिखना बंद करो, मेरी आंखों में आंखों देख के बात करो। ये देखो आप, नजर यहां, यहां नजर, एक एक अजीब सी यहाँ पे ना रिलेशनशिप मुझे नजर आ रही है चारों इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट के अंदर में। अब देखो ना, क्या पहले वाले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था, 20,000, पहले वाले में 20,000, लेकिन दूसरे वाले में क्या हो गया, 15, तीसरे में 10, चौथे में 5। अब देख लो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट एलिमेंट जो है ना बच्चे, इंटरेस्ट एलिमेंट कम होते चला जा रहा है इंस्टॉलमेंट के अंदर में। पहले ज्यादा इंटरेस्ट था, फिर दूसरा। पता मैं क्या कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं कसम से, मैं आगे के 6 केसेस के लिए आपको तैयार कर रहा हूं अभी इसी केस के साथ। तो कहते हैं कि आप देखो, अगर कोई पूछे ना कि जरा मुझे बताओ कि आपको क्या नजर आ रहा, तो कहना कि भैया मुझे एक रिलेशन और नजर आ रहा कि पहले वाले में जितना इंटरेस्ट ज्यादा है, दूसरे वाले में उससे कम है, तीसरे में कम है, चौथे में और है कम। क्यों, क्या रट्टाफिकेशन है? नहीं जी, कॉमन सेंस है। पहले प्रिंसिपल ज्यादा बकाया था तो ज्यादा इंटरेस्ट था, फिर प्रिंसिपल कम हुआ तो कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। ये होगा ही होगा, ये दुनिया का दस्तूर होगा, कंसिडरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम रहे और टाइम गैप जो इंस्टॉलमेंट का है उसमें सेम रहे। तो लिखिए अगला आपका यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, कहता है कि इंटरेस्ट एलिमेंट इंटरेस्ट एलिमेंट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट interest element in first installment will always will always will always be more than will always be more than interest element interest element interest element in second installment in second installment in second installment एंड सो ऑन का मतलब कि आगे भी आपको ऐसा ही नजर आते चला जाएगा कि पहले में इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा दिखेगा, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, और ये कहानी आगे बढ़ते चली जाएगी। श्रवण राज कहता है कि सर सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, कैसे मैनेज करना, बताता हूँ बच्चे, थोड़ा सा पहले इस टॉपिक पे आइए, अदरवाइज आपका ये चैप्टर में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जो मजा नहीं आएगा। तो फोर्थ में इंटरेस्ट एलिमेंट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल ऑलवेज बी मोर देन इंटरेस्ट एलिमेंट इन सेकंड एंड सो ऑन। यहां तक बातें क्लियर है? जल्दी बताइए, यहां तक बातें क्लियर है? मुझे पांचवा और लास्ट पॉइंट इसका लिखाना है, उसके बाद शक्तियां आपके अंदर में खूब सारी भरने वाली है। यहां तक क्लियर है आपको? हाँ जी उमर, यहां तक क्लियर है सबको? बोलो ना बदमाश, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको लेके आता हूं कहां पे जी, पांचवा पॉइंट सुनेंगे ध्यान से। पता है, कभी कभी किसी केस के अंदर में, मैंने क्या बोला, कभी किसी केस के अंदर में, 6 केसेस है ना कहीं ऐसी इसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। कभी किसी केस के अंदर में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ भैया टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया है, टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया है, तो पता है टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया है, इसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, इन सारे इंटरेस्ट को ऐड कर दो। बताओ कितना हो गया जी, 20, 15, 10 और 5 कितना हो गया, 50,000। अगर कभी आपको टोटल इंटरेस्ट जानने की नौबत आ जाए तो सभी इंस्टॉलमेंट के अंदर में जो इंटरेस्ट है ना उनको ऐड कर दो, वो निकल के आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। और एक और भी तरीका है जो आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, दूसरा तरीका इस 50 को निकालने का। नजर यहां, ये देखो, मुझे आप में से कोई बताए कि जो मेरा हायर परचेज प्राइस है, हायर परचेज प्राइस वो टोटल कितना है जी। हायर परचेज प्राइस का मतलब कि डाउन पेमेंट प्लस ये सारे इंस्टॉलमेंट के टोटल,
ये सब मिला के हायर परचेज है ना। तो मुझे बताओ 55, 60, 65, 70 और 40 मिलके टोटल आपका हायर परचेज प्राइस कितना है? ये कितना निकल के आ गया? 2,90,000, 290 आपका, है ना। आपका हायर परचेज प्राइस कितना बन गया? 290। नहीं हर्षिता, मैंने पूछा हायर परचेज प्राइस, तो याद रखना ये भी आपका हायर परचेज प्राइस का पार्ट होगा। हायर परचेज प्राइस का मतलब कि अगर मैं क्रेडिट पे सामान परचेज करता हूं तो मुझे टोटल कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड हायर परचेज प्राइस। तो ये भी तो पेमेंट करना पड़ रहा है बच्चे। तो ये प्लस इन सबको ऐड करके कितना हो गया? 290 का अमाउंट। दिस इज योर हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस 290 है। जरा मुझे बताओ कि आपका टोटल कैश प्राइस कितना है? 240। ये टोटल कैश प्राइस कितना है? 240। अगर मुझे कभी टोटल इंटरेस्ट निकालने की नौबत आ जाए, लिखो ना यहाँ पे, अगर कभी आपको यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट निकालने की नौबत आ जाए तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल जो मेरा हायर परचेज प्राइस है, टोटल हायर परचेज एचपी प्राइस लिख दिया शॉर्ट में, टोटल हायर परचेज प्राइस माइनस क्या करेंगे जी? इसमें से आपका टोटल कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस। तो टोटल हायर परचेज प्राइस में टोटल कैश प्राइस को माइनस करके भी मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। आएगी कई जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट, आप चिंता नहीं करो, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस केस में क्या करेंगे? दिस इज ऑल्सो टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट। आपका क्या बोला हमने? टोटल हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस, आपका टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। प्लीज कॉपी कीजिए यहाँ पे आपका टोटल इंटरेस्ट, है ना। ये दिखा देना कि 290 आपका टोटल हायर परचेज प्राइस निकल के आया, 240 आपका टोटल कैश प्राइस है। तो ये आपका 50,000 का अमाउंट आएगा। कई केस में इसकी रिक्वायरमेंट आएगी जो हम देख लेंगे आपका, है ना। ये 5 पॉइंट आपको निकल के आ रहे हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है ना। एक पॉइंट और मैं लिखा देता हूँ, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या होगा कि टोटल हायर परचेज प्राइस बताओ क्या होगा? टोटल एचपी प्राइस कैसे निकल के आएगा? तो टोटल एचपी प्राइस में एक तो डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट ये लेंगे, और प्लस हम क्या करेंगे जी? अमाउंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। जितने भी हमारे इंस्टॉलमेंट्स है ना, उन सारे इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके हमारा निकल के आ जाएगा टोटल हायर परचेज प्राइस। तो ये भी बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। 6 केसेज आगे आएंगे, 6 पॉइंट्स निकाला, बिलीव करो इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ भी नया चीज आपके पास नहीं है। तो प्लीज कॉपी कीजिए आप यहाँ पे, प्लीज कॉपी करें। ये भी काम खत्म हो गया। हो गया जी। सेल्फ नेट, ये कैसे कैसे नाम रखता है बदमाश, पूरा अपना असली नाम क्यों नहीं लिखता? अच्छा लगता है। हाँ? ये क्लियर है आप सबका? ये क्लियर है? यस बच्चे। तो ये हमने क्या किया, एक आपको तरीका बताया कैसे कैसे निकल के आता है। एक बार आओ ना, आंखें बंद करके मैं यहाँ पे आपका इसको ओपन करता हूँ। एक बार आंखें बंद करके कोई मुझे बताओ वो 6 केसेज मैंने आपको क्या क्या बताए थे? 6 केसेज क्या क्या थे? पहला केस क्या था जी? कि भूल गया, डाउन पेमेंट जिसमें कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दूसरा, इंटरेस्ट हमेशा निकालते टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे, वो भी समझ में आ गया। तीसरा, इंस्टॉलमेंट हमेशा किसके इक्वल होगा? कैश प्राइस ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, आपका वो भी समझ में आ गया। चौथा, हमेशा इंटरेस्ट पहले वाले में ज्यादा होगा, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, कंसिडरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम रहे और गैप जो इंस्टॉलमेंट में है वो सेम रहे। तो क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट, पांचवा, टोटल इंटरेस्ट निकालना होगा ना, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल हायर परचेज प्राइस में टोटल कैश प्राइस माइनस करके निकाल दूंगा, और हायर परचेज प्राइस का मतलब तुम समझ ही गए क्या निकल के आता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको ये थ्योरी अभी हमारा होना बाकी है, कुछ थ्योरी में प्रैक्टिकली आपको समझाया जा रहा हूँ, जैसे कि ये चीजें आपको हम लोग देखेंगे अभी अभी क्या निकल के आता है। और इसमें पहला केस हमने एंड किया। मुझे पता है आज क्या मन कर रहा था बच्चे, केस 1 करने के बाद मैं चाहता था कि केस 2 में अब आपका एंट्री करूं। केस 2 पता है क्या होगा? इस बार कैश प्राइस होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और जो इंस्टॉलमेंट्स है ना वो लास्ट वाला वो दिया रहेगा। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट्स दिया रहेगा तो फिर कंप्यूटेशन कैसे होगा, शायद वो अब 4-5 मिनट में बताना मुश्किल है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। समय बहुत कम बचा हुआ है। हम जब सेकेंड क्लास यानी कि अगली क्लास की जो शुरुआत करेंगे, कल ही एग्जैक्टली सेम टाइम पे आपका शुरू होगा, तो उसमें हम सेकेंड केस से आपको आगे की कहानी बढ़ाएंगे। सेकेंड केस से आगे बढ़ाएंगे और आपको दूर लेके चलेंगे। जितने भी केसेज आ सकते हैं सब कुछ हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। सारे केसेज यहाँ पे खत्म होंगे कल की कहानी में, ठीक है ना। 5-6 मिनट आपसे बात करूंगा, और आज की क्लास में जो हमारा सेशन जो है, जो हमें पढ़ाने वाला चीज है, वो मैंने एंड किया। दूसरे केस से लेकर आगे कल आपको लाइव ही ज्वाइन करना है। लाइव ज्वाइन नहीं किए तो फिर उसके बाद
बंद कर दूंगा, फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस क्लास को आगे लेके चलने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपको पता चले कि एक्चुअली पढ़ना कैसे है। बच्चे चिल्लाते रहते हैं कि सर टफ क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा, वो आ रहा, वो सिर्फ वही बच्चे चिल्लाते हैं जो एक्चुअली एबीसी में, सिलेक्टिव में, मैं तो बार बार बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ कि वो बदमाश बच्चे होते हैं। वो सोचते हैं कि एक महीने में पढ़ के पास हो जाओ, काम बन जाएगा, जबकि नहीं होता है। सीएमए हमारा बहुत बड़ा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फाइनली जो सक्सेस लेने के लिए, मैं तो फाइनल वाले बच्चों को भी जानता हूँ, वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको भी अभी से आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, मूवी देखो, आ गया समझ में। दिसंबर 24 के ओल्ड लेक्चर मिल जाएंगे एफए के। लवी बंसल, नई रिकॉर्डिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और नई रिकॉर्डिंग्स आपके पास जा रही है। जहां जहां चेंजेस हैं उस सब जगह चेंजेस किए गए हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। नई बुक, नई क्लासेज के साथ पढ़ें, क्यों आपको दिक्कत में करना है। कमलेश कमलेश, सीए इंटर में आ जाओ सर। आता हूँ बच्चे, थोड़ा टाइम कर। सीएमए वाले बच्चे जो है ना, ये मुझे छोड़ते नहीं है, बहुत इनके लिए मेहनत करना पड़ता है, बट जल्द आएंगे वहां पे भी आपकी क्लास लेकर। अंशुमन, बैच प्लीज। बैच बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्डेड बैच चलती है हमारी, स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेज। रोज डाउट सेशन होते हैं 2 से ढाई घंटे। हजारों बच्चे पूरे इंडिया में पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन डाउट्स बहुत कम उठते हैं, बट फिर भी उठते हैं तो उसके लिए 3 घंटे हमेशा बैठा रहता हूँ। मूवी कहता है सर 6 पॉइंट क्या, 6 पॉइंट में आपका जब भी हायर परचेज प्राइस होगा तो डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट को ऐड कर दीजिए, निकल जाएगा। हाँ, हाँ जी विवेक, अभी इस चैप्टर को लेके चलूंगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एंड तक मैं आपका लाइव ही चलूंगा, और लाइव ही ज्वाइन करना है। अभी आपके पास लिंक आ चुका है, उसको जरूर अभी आप नोटिफाई कर रखेंगे कल की क्लास के लिए। अ, इरशाद अली, बच्चे लाइव बैच में नहीं लेता, एक्चुअली मेरी क्लास जाती है स्टूडियो रिकॉर्डेड, बिल्कुल शांत माहौल में स्क्रिप्ट लिख के मैं प्रॉपर एक एक टॉपिक को कवर करते हुए क्लासेस पढ़ाता हूँ। पूरे इंडिया में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, चाहे फाउंडेशन के हैं, चाहे इंटर के, चाहे फाइनल के, और पढ़ते समय उनको कोई डाउट नहीं उठता, कहीं कोई नहीं फील होता कि वो आपका अकेले पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी मोड में सारी क्लासेस रिकॉर्ड होकर आपके जाती है। मैं बैठ के रिकॉर्ड नहीं करता, पढ़ाने का सारा काम मैं खड़ा करता हूँ ताकि क्लास प्रॉपर तरीके से आपको आए। डाउट्स नहीं उठता, अगर उठता भी है तो हमेशा डाउट सेशन पे 3 घंटे बैठा रहता हूँ, 3 घंटे 4 से 7, संडे छोड़कर। तो आप पूछ सकते हैं, जबकि कुछ डाउट्स उठते नहीं है, बाकी सारे बच्चे जानते हैं। शुभम, इस चैप्टर को आपको मेरे साथ लाइव खत्म कीजिए, बाकी जो होएगा आप अपने रिकॉर्डेड बैच में देख सकते हैं मेरे साथ। मयंक सर की क्लास आज ओएमएसएम की है, आज ये शायद 5 बजे ग्रुप 2 की, तो आप वहां से स्टार्ट करेंगे। और प्रज्ञा एंड सारे बच्चे, हाँ जी शुभम कुछ बोल रहे हैं आप। ये प्रज्ञा, सीओसी क्लासेस बेस्ट है, पूरी दुनिया जानती है, आप भी। सुदर्शन, बुक बच्चे इसका नोट्स तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, या हो भी चुका होगा, डाउनलोड कर लेना। बुक मेरी क्लास के साथ ही जाती है, अलग से आपको फायदा भी नहीं है और उससे कुछ मजा भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो क्लास में क्वेश्चंस कराता हूँ उसका सोल्यूशन मेरे बुक में नहीं होता। आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा ना, उनका सोल्यूशन मेरे बुक में नहीं होता। जो नहीं कराऊंगा उनका सोल्यूशन मैं बुक में आपको देता हूँ। जैसे ये देखिए, आपको मैं आपको दिखाऊं, ये सब क्वेश्चंस मेरे कराने वाले हैं। जो क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, जो क्वेश्चंस आपको मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, उनका सॉल्यूशन बुक में आपको दिखाई देगा। ये सब क्वेश्चन मेरे कराने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से पूरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप आइए, ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चंस आपके हैं, तो ये क्वेश्चंस आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्योंकि आपको कहाँ चला गया बदमाश, ये जैसे सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यानी कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, खुद करना आपको। अदरवाइज जो क्वेश्चंस मुझे कराने हैं वो मैं खुद यहाँ पे आपको कराता हूँ, ताकि प्रॉपर पूरी प्रैक्टिस आपकी हो। हाँ जी बच्चे, पायल 5 बजे मयंक सर की आपकी जो क्लास होगी लाइव ही होगी, आपको करना है आपको यहाँ पे। रक्षित, नई क्लासेज है बच्चे आपके पास, आप कुछ डाउट सेशन टाइम पे मुझसे बात करिए, कुछ अगर आपको इशू है तो। एंड अब ये सेशन को एंड करता हूँ, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट का समय बचा हुआ है। ये शुभम, ये आपके पास जो गई बच्चे ओल्ड बुक नहीं है, बिल्कुल नई बुक है। ये देखो, आप आपकी आपकी नई बुक है। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे। आपके इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मैट है उनके सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है। इसके साथ साथ जो आपका एमटीपी है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, उन सबको मैंने कवर किया है। एग्जामिनर कुछ और भी क्वेश्चन सोच सकता है ना, वो भी क्वेश्चंस मैंने बुक में डाले हुए हैं। मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख के भी दिया हुआ है। आईसीएमआई के सारे क्वेश्चन कवर्ड है यहाँ पे।
जितने भी पास से क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी जो एग्जामिनर सोच सकता है वो भी पहले से सोच के मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। कोई दूसरी बुक रिकमेंडेड नहीं है। ये बुक एक बहुत बड़ा आपके लिए महाग्रंथ है, इसको फिनिश कीजिए और इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। ठीक है ना। अह, ये अंशुमान वो रिकॉर्डेड बैच है आपका। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का शुरू होगा बच्चे 3 दिन के बाद। वो आप देख लो एक बार मेरे चैनल पे, उसको नोटिफाई कीजिए, उसका नोटिफिकेशन आप ऑन कीजिए और वो भी मुझे लाइव ज्वाइन कीजिए। ऑफिस से फोन करना होगा, मूवी देखो। अरे इतना बदमाश ऐसा नाम क्यों रखता है? मूवी देखो, अच्छा नाम रखो ना बदमाश। हाँ, अच्छा नाम जिससे कि पुकार सुनो ठीक से मैं आपको। बैच के बारे में पीहू क्या बताना बच्चे। ऑफिस से फोन कीजिए, सारे बैच का डिटेल मिलेगा। अच्छे से आपका कोर्स कंप्लीट होगा और मस्त तरीके से आप सीए में बनने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। अभी लिंक एक दिख रहा है, उसको नोटिफाई कीजिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए भी। चलिए, क्लास को मैं एंड करता हूं और मिलते हैं हम लोग कल एग्जैक्टली सेम टाइम पे। अगर आप लाइव मेरे साथ नहीं जुड़े तो बहुत गुस्सा होऊंगा, बहुत गुस्सा होऊंगा, फिर सेशन को हमें बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज लाइव ज्वाइन कीजिए और इस चैप्टर को जोश के साथ, मेरा भी जोश आपका भी, दोनों का मेंटेन रहे, और क्लास को एंड करते हैं। ठीक है ना। आप सबको बाय बाय टाटा बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसका कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू। एंड जो बाद में बच्चे इस क्लास को देखेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और ये जो बटन है ना वो आपका थम्स अप वाला, उसको लाइक जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।